हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई क्लास 11 और नीट के पर्सपेक्टिव में। मतलब हम हमेशा से ये कहते हुए आए हैं, इनफैक्ट मेरी शुरुआत के जो भी मैंने इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई ग्राफ रिलेटेड सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके नीट के लिए, आपके सीबीएसई क्लास 11 के लिए। आज हम इन्हीं टॉपिक को समझने वाले, ठीक है। इनमें से कुछ टॉपिक आपने ऑलरेडी देखा हुआ है क्लास 9 में, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से आपने नहीं सीखे होंगे जो आपके क्लास 11 में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज कर जाती है। इनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आप आराम से मार्क्स ले जाओगे, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इतने कंफ्यूज करके रख देंगे कि भाई साहब आप उसमें से जवाब निकालना सही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना जिनके चारों ऑप्शंस देख के लगता है कि भाई चारों के चारों सही लग रहे हैं। वैसे सवाल आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट से ही ज्यादातर आते हैं। तो आज हम करने क्या क्या वाले मैं आपको एकदम इत्मीनान से बताता हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। नंबर 1 हम देखेंगे कि भाई आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, यानी कि डीटी ग्राफ क्या होता है ना। डीटी ग्राफ आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, डीटी ग्राफ क्या होता है आप जानते हो, फिर भी आज हम सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे। जैसे हम अपने सारे सेशन में एकदम बेसिक से चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वैसे आज भी हम एकदम बेसिक से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो डीटी ग्राफ क्या होती है, डीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो हम सीखेंगे आज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है आपकी वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है आज हम सीखेंगे। और उसके साथ साथ इसका स्लोप क्या होता है और इसका एक्स आपका एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आपने 9 पे पढ़े हैं उनको अच्छे से हम डेप्थ में दोबारा सीखेंगे, रिवाइज भी नहीं, दोबारा सीखेंगे। उसके बाद फिर तीसरी पॉइंट आती है आपका एसर्शन टाइम ग्राफ, है ना। फिर आपका आता है एसर्शन टाइम ग्राफ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसर्शन टाइम ग्राफ अगर आप देखोगे तो क्लास 11 के सेंस में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सबसे डीटी और बीटी ग्राफ ही है। इनफैक्ट इवन इन फॉर नीट पर्सपेक्टिव एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं आता जितना आपके डिस्प्लेसमेंट और बीटी में आता होगा, है ना। तो इसको आप आराम से टेंशन लिए बिना समझिए, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद चौथा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा, आज ढेर सारी प्रैक्टिस होगी गाइस, ढेर सारी प्रैक्टिस। ग्राफ से रिलेटेड हर एक सवाल जो आपके एनसीईआरटी में है वो होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से होंगे जो डीसी पांडे से उठाए हैं, तत्व से उठाए हुए हैं, ये सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे नीट पीवाईक्यू किताब से मैंने नीट के पीवाईक्यूज भी आज मैं आपके सामने लाया हूं फ्रॉम दिस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो आज ये सेशन लंबा होने वाला है, लेकिन ये एक लौता सेशन काफी आपको डीटी बीटी ग्राफ के सारे डाउट्स निकालने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, पूरा प्रैक्टिस करने के लिए। तो समझ लीजिए ये जो हमारा वीडियो है ये आराम से हमारे 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक जा सकता है, 90 मिनट्स तक का सेशन हो सकता है। बट जैसा मैंने कहा ये एक वीडियो काफी है आपको पूरा क्लियर कर लेने के लिए कि भाई नीट में सीबीएसई क्लास 11 में डीटी बीटी ग्राफ से क्या क्या आता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। और सवाल हम बहुत बहुत प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के सारे सवाल जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा क्लियर होगा। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डीसी पांडे जी का, आपके तत्व का भी पूरा क्लियर होगा, आपका पीवाईक्यूज जो आपका नीट का है, वेदांतु का, वो भी क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको तत्व की किताब चाहिए, नीट पीवाईक्यू किताब चाहिए पिछले 20 साल के, तो भाई आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज मिस आउट मत करिएगा। अभी वहां पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही कम प्राइस पे आपको पूरा किताब मिल रहा है और तत्व किताब सबसे बेस्ट है। मैंने भाई साहब हर एक किताब को जांच लिया है, क्योंकि मैं नीट पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैंने सारे किताब जो मार्केट में अवेलेबल है, जितने बड़े बड़े पब्लिकेशंस के हो, जितने भी बड़े क्या कहता हूं ऑथर्स के हो, जितने बड़े टीचर्स के हो, मैंने देखा हुआ है और सबको एनालाइज करने के बाद मेरे को सिंपल समझ में आई हुई है, अगर नीट में तत्व किताब आपने खरीद लिया तो फिर आपको कोई भी और किताब की जरूरत नहीं है। और अगर मैं डेडिकेटेडली फिजिक्स की बात करूंगा तो डीसी पांडे जी का जो किताब है एब्सोल्युटली फैंटास्टिक किताब है। लेट मी टेल यू, फिजिक्स के लिए डीसी पांडे जी की किताब फैंटास्टिक है, उसके बाद ही तत्व आता है और तत्व भी एकदम फैंटास्टिक है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अगर आपने तत्व खरीद दिया तो भाई डीसी पांडे जी के कंपैरिजन में ही आता है किताब। अगर मैं बायो की बात करूंगा तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का जो किताब है वो बहुत बेहतरीन है, काफी होना भी चाहिए आपके साथ, लेकिन तत्व भी एकदम फैंटास्टिकली ऑसम है। केमिस्ट्री में भी अगेन तत्व आपके पास है तो और कुछ नहीं चाहिए आपको, लेट मी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया, दोनों लिंक, तत्व के भी और नीट पीवाईक्यू की किताब के लिंक, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरा कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड होगा, आपको सबसे कम प्राइस पे वो मिल जाएगी, तो ले लीजिएगा। और इस पूरे सेशन का जो नोट्स है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा बेटा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या क्या चीजें निकलती हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है बेटा, एकदम बेसिक।
अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होती क्या है भाई, जो लिखा हुआ है वही होती है। जो पहला अक्षर होगा वो y में जाएगा, जो दूसरा अक्षर होगा वो x एक्सिस में जाएगा। बोला भी ऐसे ही जाता है, जो भी क्वांटिटी ग्राफ में x एक्सिस में जाती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और उसको सेकंड में बोला जाता है। और वो जो पहला क्वांटिटी होता है, जो फर्स्ट में जो क्वांटिटी होती है वो y एक्सिस में जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से कोई भी ग्राफ का जब आप नाम लेते हो तो सोच समझ के लीजिएगा। ऐसे कोई भी नहीं, मतलब dt ग्राफ को आप td ग्राफ बोलोगे तो td ग्राफ का मतलब हो जाए कि भाई d वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस में और वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो गलत होगा क्योंकि हर एक चीज टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है बेटा वो हमेशा x एक्सिस में जाती है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिए कि भाई x एक्सिस में हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ही जाएगी। अगर मान लीजिए कोई और, जैसे आपको एग्जामिनेशन में टीडी ग्राफ भी दिया जा सकता है, अब वो ग्राफ गलत नहीं है, बस वो सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा जरूर, लेकिन जवाब आपको वैसे आएगा जैसे एक डीटी ग्राफ में आना चाहिए। ठीक है, और सही ग्राफ बनाने का मायना होता है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस में होती है। ठीक है, तो डीटी ग्राफ में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा हुआ भाई, आपका टाइम हुआ। ठीक है, अगर मैं अभी डीटी ग्राफ बनाता हूं तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने बना दिया ये आपका प्यारा सा ग्राफ। इस प्यारे से ग्राफ में आपका जो डिस्टेंस है वो और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अगर आप टाइम मान लो तो यहाँ पर होगा, टाइम मान लीजिए सेकंड्स में, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर्स में है। ठीक है, तो ये आपका डीटी ग्राफ फैंटास्टिक से बन गया बहुत सिंपल तरीके से। अब डीटी ग्राफ में डिफरेंट तरीके के ग्राफ होते हैं, उन सारे डिफरेंट तरीके के ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सबसे बेसिक सा ग्राफ समझ लेते हैं। ठीक है, और वो कौन सा ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ। ये वो लीनियर ग्राफ है जो आपने सबसे ज्यादा बार देखा होगा। इस लीनियर ग्राफ का मतलब क्या है, इस लीनियर ग्राफ के थ्रू ये ग्राफ ये बता रहा है कि डिस्टेंस जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, और इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है ना। जैसे डिस्टेंस मान लीजिए यहां पर 1 है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और यहां मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो आप देखोगे भाई 1 सेकेंड में मेरा 1 मीटर हुआ है, 2 सेकेंड में मेरा 2 मीटर हुआ है, 3 सेकेंड में मेरा 3 मीटर, 4 सेकेंड में मेरा 4 मीटर। आप देख सकते हो दैट माई डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग और डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब हर एक सेकेंड में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में मेरा इक्वल डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, है ना बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये। When equal distances are covered in equal intervals of time, it is called as uniform motion. Perfect, सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर ये जो ग्राफ का स्लोप है वो आपको क्या देता है, ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है। अब ये स्लोप क्या होती है यार, आप रास्ते में यहां जाते हो ना, मतलब रोड पे चलते हो, रोड पे साइकिल चलाते हो, रोड पे बाइक में बैठते हो, रोड में कार पे बैठते हो, बस में बैठते हो, सब में बैठते हो ना, रोड में देखा हुआ आपने। अब रोड में चलते चलते कहीं ना कहीं थोड़ी चढ़ाव होती है, कहीं उतराव होती है ना, कहीं बहुत चढ़ाई होती है, कहीं बहुत उतराई होती है कि नहीं, कहीं बहुत ढलान है, कहीं बहुत ऊंचा है, और ऐसे ऐसे करके जाना होता है रोड में। इसी को हम स्लोप कहते हैं ना। अरे भाई यहां पर तो स्लोप बहुत नीचे है, अरे भाई ये कितना बड़ा वो स्लोप है, यही बोलते हो। तो ग्राफ में भी स्लोप यही होती है। स्लोप क्या होती है कि भाई ये कितना ऊंचा हुआ है, ये कितना नीचे है, ये कितना ऊपर है। तो बेसिकली हम जो अनइंटेंशनली बात करते हैं वो रोड पे, मान लो रोड ऐसे प्लेन जा रही है, ठीक है, ऐसे प्लेन है रोड, रोड प्लेन है एकदम, अचानक से चढ़ाव आ गया तो क्या हो गया, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोड जा रही थी अचानक से एक एंगल पे रोड ऊपर जाने लगी, है कि नहीं, तो रोड का स्लोप बदल गया। तो हम किस बारे में बात करते हैं, अनइंटेंशनली हम बात करते हैं स्लोप की, हम उस एंगल की बात करते हैं। तो यहां पर ये जो स्लोप है, ये जो कर्व है, ये कर्व का स्लोप कितना है, वो है बेसिकली ये जो एंगल, दिस एंगल इज व्हाट स्लोप इज, है ना। प्लीज नोट डाउन कर लो, ये जो आपका एंगल है आपके एक्स एक्सिस और आपके कर्व के बीच में, इसे हम कहते हैं स्लोप, और इसको हम थीटा बोलते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा, थीटा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल लगाऊंगा ना, यहाँ पे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाऊंगा, तो स्लोप एक्चुअली सिर्फ थीटा नहीं होती है, वो होती है tan थीटा। क्या होती है बेटा, tan थीटा। बट इन जनरल सेंसेस हमेशा थीटा के सेंस में इसको याद रख सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, हम थीटा को उठा के tan थीटा बना देते हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं बेटा, स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका होता है द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका स्लोप है, और स्लोप क्या होता है, एंगल बिटवीन
कर्व एंड एक्स एक्सिस, नेवर वाई एक्सिस, नेवर वाई एक्सिस, ऑलवेज विथ एक्स एक्सिस को हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने भाई tan थीटा मान लिया। अब tan थीटा क्या होता है, मान लीजिए कि भाई मैंने यहां पर पॉइंट नंबर, इसको मैंने मान लिया पॉइंट नंबर 1, इसको मैंने मान लिया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अगर 1 और 2 से ऐसे मैं कनेक्ट कर दूं तो यहां पर एक ट्राइंगल बन जाती है ना, यहां पर क्या बन जाती है, ट्राइंगल बन जाती है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परफेक्ट है, तो यहां पर ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ और ये मेरा बेस हुआ, सही है। अब परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू डाल देते हैं। मान लो इस पॉइंट नंबर 1 पे जो मेरा y का कोऑर्डिनेट है वो y1 है। ठीक है, जो मेरा y का कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट नंबर 1 पे, उसको नाम मैंने दे दिया y1, और जो मेरा x का कोऑर्डिनेट है उसको मैंने बोल दिया x1। वैसे इस पॉइंट नंबर 2 पे जो मेरा y पे कोऑर्डिनेट है, जो मेरा y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने बोल दिया y2, और जो मेरा x का कोऑर्डिनेट है उसको मैंने बोल दिया x2। ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है यहां पर बेटा, मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ये जो मेरा परपेंडिकुलर है, जो मेरा ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो है y2 माइनस y1, ये मेरा परपेंडिकुलर है ना। सो मेरा परपेंडिकुलर क्या हुआ यहां पर, y2 माइनस y1। ओके, अब वैसे मेरा x एक्सिस में जो बेस है वहां पर क्या है, बेस मेरा ये है विच इज x2 माइनस x1। तो अगर मैं x2 को x1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे मिल जाएगा मेरा बेस, y2 को y से सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे मिल जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मुझे मिलता है मेरा स्लोप ग्राफिकली। अगर आपको ये एंगल नहीं पता है तो ये एंगल कैसे निकालते हैं, अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो, आपको आपका स्लोप मिल जाएगा। अब मान लो अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा कर लीजिएगा, आपको दोबारा वहां पर भी स्लोप मिल जाएगा। और ये दोनों किस्म के आपको सवाल आते हैं, मान लेते हैं कि भाई आपको बोला गया कि थीटा 30 डिग्री है, फाइंड आउट द स्लोप, तो आप क्या करोगे, tan 30 कर दोगे। ठीक है, जो जवाब आ गया आपका जवाब हो गया 1/√3, बात खत्म हो गई। अब मान लो थीटा दिया नहीं है, बोला है कि भाई स्लोप निकालो पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में, तो आपने कोऑर्डिनेट डाल दिए, कोऑर्डिनेट उठा लिए यहां से और फिर ग्राफ में डाल दिया वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर हम दिमाग लगाते हैं तो हमें समझ में आता है यार y2 माइनस y1 है क्या, y के कोऑर्डिनेट्स है ना, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है, और x2 माइनस x1 है क्या, ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है, तो x एक्सिस मैंने लिख दिया। ठीक है, बराबर। अब मेरा y एक्सिस में है क्या भाई, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सही बोल रहे हो सर। और x एक्सिस में क्या है मेरा, x एक्सिस मेरा टाइम है। अच्छा, टाइम है सर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरी होती है वेलोसिटी। अच्छा, तो अगर मैं एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं ग्राफिकली तो मुझे क्या मिलता है, मुझे वेलोसिटी मिलती है। और इस इंफॉर्मेशन को ऐसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मार्क कर दूंगा क्योंकि है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या समझा हमने समझा कि भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लोप होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, बेस है x2 माइनस x1, तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस आपका टाइम है, तो बेसिकली वेलोसिटी बन गई आपकी स्लोप, है ना, वेलोसिटी बन गई आपकी स्लोप। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो आप निकाल पाओगे, बताइए भाई। यहां पर सवाल ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एग्जांपल क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं। प्लीज इस सवाल में बताइए कि आपका इस ग्राफ का स्लोप क्या है, प्लीज फाइंड आउट द स्लोप और प्लीज फाइंड आउट द वेलोसिटी। एक ही बात है, सवाल में आपको बोल सकते हैं स्लोप निकालो, सवाल में आपको बोल सकते हैं वेलोसिटी निकालो, तो कैसे निकालोगे, आपने डाल दिया भाई, फॉर्मूला डाल दिया, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आपने वैल्यू डाल दिया। y2 क्या है यहाँ पर, या मेरा y2 कोऑर्डिनेट 4 है, y1 क्या है 0 है, मेरा x2 कोऑर्डिनेट 4 है, x1 कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो 4 माइनस 0 तो 1 मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू आ गई। ऐसे निकालते हैं स्लोप फॉर अ डीटी ग्राफ, बहुत सिंपल, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब हमें समझना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आपको मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना मिस कर गया कि यहां पर इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा आपके साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूं जो आपको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे बनाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ का मतलब आपको हमने दे दिया एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, है ना, या तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया, वहां से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी आज मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको पूछा जाए
कि भाई डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की आप साइन बताओ ग्राफ में देखकर, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल सवाल होते हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता कैसे करना होता है, वो साइन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। जो एनसीईआरटी में भी सवाल है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो साइन ऑफ dt bt ग्राफ है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आज हम सीखेंगे। ठीक है बेटा, मैं बोलना भूल गया आपको, क्योंकि ये सबसे क्रूशियली इंपॉर्टेंट है जो आज हम सीखने वाले हैं। चलो ये बात होगी क्लियर, सबको समझ में आ गया कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डीटी ग्राफ बताता हूं, टाइप्स ऑफ डीटी ग्राफ। ठीक है, तो सब लोग यहां पे नोट डाउन करेंगे ताकि जैसे आप डीटी ग्राफ देखो आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन से वैरायटी का है ये। और ये सबसे बेसिक है, ये सबसे बेसिक वाले टाइप्स ऑफ डीटी ग्राफ। ठीक है, चलो सब लोग यहां पे ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ है। सबसे पहला ये ग्राफ अभी आपने देख लिया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कौन से ग्राफ का है भाई? ये है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, ये कौन सा है? ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सही है, ठीक है। चलो अब मान लो ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो कैसे दिखेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बस ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वैसे उसके अलावा कैसे भी हो सकती है ना, वो ऐसे हो सकती है, करेक्ट, वो ऐसे हो सकती है, करेक्ट है, कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता है कि आपके डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता है। सही है। अब सर ऐसे ग्राफ को देखकर हम पहचानेंगे कैसे कि भाई आपका जो ग्राफ है वहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? क्योंकि भाई यहां पर तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए आपको देखो यहां पर बराबर 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आई है। अगर मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वहां पर कैसे पता चलेगा कि भाई वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, है ना, प्लीज इसको नोट डाउन करिए। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे कि भाई आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सबसे पहले जो आपका एक कर्व्ड लाइन होती है, उस कर्व्ड लाइन में सर स्लोप कैसे निकालते हैं? क्योंकि यहां पर तो स्लोप तो डिफिकल्ट है ना, स्लोप कैसे निकालोगे भाई? यहां पर तो थीटा डाल दो, स्ट्रेट लाइन है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बात खत्म हो जाती है। यहां पर कैसे स्लोप निकालेंगे? तो जब भी आपको एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व में, ये क्या है भाई? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है ना। चलो अब मुद्दा यहां पर है कि सर यहां पर कैसे निकालोगे आप? आपको मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे एक टैंजेंट मार दोगे, उस पॉइंट पे आप एक टैंजेंट मार दोगे। ठीक है, यही करना है आपको। जहां पर भी आपको स्लोप निकालना है उस कर्व पे आप एक टैंजेंट मार दीजिए। वो जो टैंजेंट है वो आपके एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, ये जो टैंजेंट का एंगल है ये आपका स्लोप बन जाएगा थीटा उस पॉइंट के लिए। तो ये इस पॉइंट नंबर 1 के लिए थीटा नंबर 1 ये हो गया। अब मान लो अगर आपको इस पॉइंट पे थीटा निकालना है, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 हो गया। इस पॉइंट पे मैं एक टैंजेंट मारूंगा, वो आप देखोगे यहां पर जाकर कटेगा, और ये मेरा दूसरा थीटा नंबर 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मेरा पॉइंट नंबर 3 है, इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे मैं टैंजेंट मारूंगा और ये मेरा थीटा 3 बन जाएगा। और यहां पर आप क्या देख सकते हो? यहां पर आप देख सकते हो आपका थीटा 3, थीटा 1, थीटा 2, आप देख सकते हो कि भाई आपका स्लोप बढ़ते जा रहा है ना, स्लोप इज इंक्रीजिंग। आपका पॉइंट नंबर थीटा 3 इज लेस देन थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, आप देख सकते हो आपका स्लोप बढ़ते जा रहा है। और स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ इज वेलोसिटी, slope of dt graph is velocity na, so if theta is increasing that simply means velocity is also increasing in this particular graph. ठीक है, so we have learned now two things. number 1, अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो उस ग्राफ में आप टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट जो एंगल पे एक्स एक्सिस को काटेगा वो आपका स्लोप बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, टेंजेंट कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो एंगल बनाता है एंड द एंगल मेड गिव्स स्लोप। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर, ये इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, बात खत्म होगी।
चलो सर अगर ऐसी बात है तो चलो एक और ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये चलो बनाते हैं ये तीसरा ग्राफ हमारे लिए। ये रहा आपका ग्राफ, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम है। मान लीजिए ग्राफ आपका ऐसे है, तो ऐसे है सर, तो फिर क्या करें हम, यहां पर हम कैसे बनाएंगे हमारा टेंजेंट, यहां पर हम कैसे समझ में आएगा कि भाई हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा वेलोसिटी है वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, चलो दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है बढ़ रहा है कि नहीं। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ को थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं अंदर की तरफ टेंजेंट नहीं बना सकता। मैं टेंजेंट मैं इस पॉइंट को लेकर यहां पर मैं टेंजेंट नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं यहां पर ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा तो ये सर्कल मान लो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो सर्कल को यहां पर भी काटेगा, यहां पर भी काटेगा, है ना। A tangent cannot cut a circle or touch a circle at 2 points. It has to touch the circle at only 1 point. Definition of a tangent क्या है? Tangent का definition होता है a line that touches the circle at only 1 point. तो मैं अंदर की तरफ से tangent ही बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं tangent बेसिकली बनाऊंगा, एकदम क्लियर कर देता हूं यहां पर मैं आपके लिए, ठीक है। मैं tangent ऐसे बनाऊंगा बाहर से, तो इसी वजह से मैंने इसको बाहर से एक्सटेंड किया, क्योंकि मुझे ये एंगल निकालना जरूरी है, ये थीटा का एंगल मेरे को चाहिए ना, समझ रहे हो, वो थीटा का एंगल मेरे को चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये थीटा नंबर 1 हो गया। अब मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं, तो ये मेरा टेंजेंट ये रहा, ये मेरा थीटा 2 हो गया, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के लिए। अगर मैं इस पॉइंट के लिए बनाता हूं तो आप देखोगे ये मेरा थीटा 3 हो गया, पॉइंट नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई मेरा पहला थीटा इतना बड़ा था, आप देखोगे मेरा थीटा इतना बड़ा था, फिर छोटा हो गया और छोटा हो गया। तो ये मेरा स्लोप कैसा है, यहां पर मेरा थीटा छोटा हो रहा है तो स्लोप कम हो रही है, स्लोप कम हो रही है तो मेरा वेलोसिटी कम हो रहा है यहां पर। दिस हाउ आई फाइंड इट आउट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, इसको बनाने के लिए आपको बस वो थीटा बनाना है। और मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको यहां तक ले आना है भाई, आपको एक्स एक्सिस में कट करना जरूरी नहीं है। एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं आपको इन दोनों ग्राफ्स के लिए, ठीक है। दोनों ग्राफ्स में दोबारा बनाता हूं यहां पर, सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है ना पहला वाला, जहां पर मैं थीटा काट रहा हूं, जिस पॉइंट पे मैं थीटा काट रहा हूं, जैसे मान लो ये मेरा थीटा, यहां पर मैं टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं टेंजेंट यहां पे बना दूंगा, बस पूरा नहीं ले आऊंगा, इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन बना दूंगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं एक लाइन बनाऊंगा, बात खत्म। तो ये जो एंगल होगी वही एंगल नीचे तक काटने के बाद भी यहां पर भी वही एंगल होगी, तो ऊपर ही बना दूंगा ना, जैसे यहां पर भी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसलिए ग्राफ ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आई विल नॉट ब्रिंग इट टिल हियर, क्यों भाई इतना काम क्यों करना, यहां पर है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ है, बस यहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ये मेरा थीटा हो गया, बस क्यों यहां तक ले आना, यहां तक भी ले आओगे तो यही एंगल बनेगा, फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पर मेरी कट रही है ना वहीं पर मैं स्लोप बना दूंगा, शॉर्टकट है वो, ठीक है बेटा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये हो गई बात। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको आखिरी सा सिंपल सा ग्राफ बताता हूं जो बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में बता देता हूं आपको, ये रहा आपके सामने, और यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर मेरा ग्राफ ऐसे हुआ तो क्या, व्हाट इफ माय ग्राफ इज लाइक दिस। ये कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, आपने इसको पढ़ा हुआ है आपके 9th ग्रेड में भी, और बहुत बहुत सिंपल सा ग्राफ है ये। और वो ग्राफ ये कहता है कि भाई वक्त के साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट बदल ही नहीं रहा, भाई डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। ये कौन सा ग्राफ है मेरा, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, मेरा डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, तो यानी कि आपका स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा, वक्त के साथ में डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी 0 है, दैट मींस माय ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये पोजीशन है यहाँ पे, रेस्ट पे है, स्टेशनरी है आपका ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है आपका ये सिंपल सा ग्राफ। आप लोग सब लोग इस ग्राफ को जानते होंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं आपके क्लास 11th का, जो आपको जानना चाहिए, ठीक। क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये मान लीजिए आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऐसे, ठीक है। तो इज दिस ग्राफ पॉसिबल और नॉट, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक और सवाल है वो भी हम करेंगे थोड़ी देर बाद जाके, ये ग्राफ भी आप देख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यहां पर, ठीक है। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं, देखकर बताइए क्या आपका ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। 3 ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं, पहला ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ ये हो गया, तीसरा ग्राफ ये हो गया।
इन तीनों ग्राफ्स में कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है, कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितने आराम से आप सॉल्व कर पाओगे इसे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं मैं आपका, ठीक है? सबने सोच लिया, सबने कर लिया, ठीक है? यहां पर देखो, अब अगर मान लो यहां पर मेरा टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स है, जब मेरा टाइम 10 सेकेंड्स होता है तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट मेरी इतनी है, मान लो 5 मीटर है, ठीक है? लेकिन यार अगर टाइम इज इक्वल 10 सेकंड से और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो आप देखो यहां पर भी मुझे एक डिस्प्लेसमेंट मिलती है ना, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के मान लो ये 15 मीटर है, तो मेरे पास 10 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट पे आप देखोगे यहां पर भी मेरा एक कर्व है, यहां पर भी मेरा कर्व है, मेरे पास 2 पॉइंट्स है डिस्प्लेसमेंट के, मेरे पास एक ही वक्त पे डिस्प्लेसमेंट के 2 पॉइंट्स हैं, 2 वैल्यूज हैं एक ही वक्त पे। 10वें सेकंड में मेरे पास 5 मीटर की वैल्यू भी है, 15 मीटर की वैल्यू भी है। क्या ये पॉसिबल है? क्या एक क्वांटिटी की 2 वैल्यू हो सकती है सेम सेकंड में? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली नो सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना? दिस इज एन अब्सर्ड इम्पॉसिबल ग्राफ, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ग्राफ, दिस इज नॉट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपका ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसी है। नहीं, गोल गोल घूम रहा होगा तो बेटा आपकी डिस्प्लेसमेंट पहली बार 0 हो जाएगी ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब घूम कर वापस आता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो जब पहली बात गोल गोल घूमने वाली डिस्प्लेसमेंट आती है तो आपका ग्राफ लीनियर ही बनता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, तो आपका यूनिफॉर्म ही बनता है, वो भी आपको याद रखना है। ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी आपके, ऐसे गोल गोल कभी नहीं बनेगा। तो प्लीज नेवर थिंक इन दैट पर्टिकुलर सेंस, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पर भी सेम सीन होगी। अगर मैंने मान लो यहाँ पर 10 सेकंड और 10 सेकंड से वक्त पे यहाँ पर मेरे डिस्प्लेसमेंट का पहला वैल्यू, यहाँ पर मेरे डिस्प्लेसमेंट की दूसरी वैल्यू, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की तीसरी वैल्यू, भाई 10वें सेकंड पे 3 वैल्यूज, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं इसकी, सर ये पॉसिबल है यार? लग तो नहीं रहा, क्योंकि यहां पर अगेन डिस्प्लेसमेंट एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू भी है, तीसरी वैल्यू भी, नॉट पॉसिबल, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो जहां पर भी जिस भी ग्राफ में, चाहे ये डीटी ग्राफ हो, वीटी ग्राफ हो, कुछ भी ग्राफ हो, अगर आपको एक ही सेकंड में मल्टीपल वैल्यूज दिख रहे हैं ग्राफ को देखकर, तो अब्सर्ड है, निकाल देना बाहर, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आज हम ये जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी सवाल कर रहे हैं बच्चों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर ले हैं, और इतने डेप्थ में आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है आपसे। इतने डेप्थ में, इतने सिंपल तरीके में, भाषा में आपको ऐसी वीडियो और बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वही तरीका है जिसके थ्रू हम भी ग्रो कर पाएंगे, मैं भी ग्रो कर पाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पूरे नोट्स का, ठीक है? ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अरे सवाल आ गया, चलो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है ना, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा सवाल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हमारे वीटी ग्राफ की तरफ। तो सवाल क्या कहता है? एनसीईआरटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2.4 है, आप देख सकते हो, ठीक है? सारे सवाल एनसीईआरटी कर रहे हैं हमारे हर सेशन में, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है? अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, ठीक है? एक बेसिकली ड्रंकर्ड, पियक्कड़, ठीक है, जब चल रहे हैं तो 5 स्टेप आगे लेते हैं, 2 3 4 5 स्टेप आगे लेते हैं, ठीक है? उसके बाद 3 स्टेप पीछे लेते हैं, 1 2 3। तो आइडियली मतलब भाई एक बार के मोशन में वो सिर्फ 2 ही स्टेप ले रहे हैं, कि 5 सामने लिया, 3 वापस आ गए, तो पहले दूसरे स्टेप में आगे वापस, है ना? तो वो हो रहा है। अच्छा, फॉलोड अगेन बाई 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। फिर वहां से दोबारा 5 स्टेप आगे चलते हैं, फिर 3 स्टेप पीछे आते हैं, तो यहां से फिर वो वापस 5 स्टेप आगे चलेंगे, है ना? 1 2 3 4 5, ठीक है? फिर वहां से दोबारा वो 3 स्टेप पीछे आएंगे, तो 1 2 3, ओए ऐसे करके वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब क्या हो रहा है भाई? ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग। हर एक स्टेप जो है 1 मीटर का है, हर एक स्टेप 1 मीटर का है, और लेता 1 सेकंड है। कितना सेकंड लेता है? हर वक्त 1 सेकंड लेता है। तो यानी कि वो 5 सेकंड में 5 मीटर कवर करते हैं, फिर 3 सेकंड में 3 मीटर वापस आते हैं, फिर 5 सेकंड में 5 मीटर कवर करते हैं, और फिर 3 सेकंड में 3 मीटर वापस आते हैं। तो ऐसे उनका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? अब आगे क्या पूछा है? प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ दिस मोशन। एक्सटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टॉप। मतलब भाई पियक्कड़ है तो गिरवा के रहेंगे इनको गड्ढे के अंदर, है ना? तो मतलब 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, उस गड्ढे में गिरते वक्त कितना वक्त लगना चाहिए इनको, गिरने के लिए कितना वक्त लगना चाहिए, इसको पहले हम, इसमें बोला गया ना डिटरमाइन ग्राफिकली
एंड अदरवाइज, यानी कि नॉर्मल तरीके से भी निकालो और ग्राफिकली भी निकालो। तो नॉर्मल तरीके से सोच लें एक बार, सिंपल भाषा में। चलो नॉर्मल तरीके से एक बार सोच लेते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं और हम समझ भी लाएंगे, ठीक है, कि भाई कितने दूर है। चलो यहां पर देखो सब लोग ध्यान से। तो आपके भाई साहब 13 मीटर दूर एक गड्ढे में गिरना है उनको, 13 मीटर दूर गिरना है। तो यहां से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 मीटर, ठीक है। फिर वापस आए, 1 2 3 मीटर। तो अब तक कितने सेकंड्स हो गए? अब तक आप देखोगे हमारे 8 सेकंड्स हो चुके हैं, ठीक है, 8 सेकंड्स हो गए, क्योंकि हर 1 मीटर 1 सेकंड लेता है। यहां से फिर दोबारा वो 5 मीटर आगे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। तो अगेन 8 सेकंड्स हो गए, 8 सेकंड्स प्लस 8 सेकंड्स आपका 16 सेकंड हो गया। सेकंड्स को बाद में गिनेंगे, टाइम आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। लेकिन आप कितने दूर आ गए, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर जा चुके हो आप? स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये इनिशियल पोजीशन ये है, स्टार्टिंग पॉइंट अभी आप यहां पर हो, ये कौन से पोजीशन पे है? 1 2 3 4, 4 मीटर आपने कवर किया इन टोटल अभी तक, ठीक है। अब फिर इसके आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। तो और दोबारा 8 सेकंड लग गया आपको। अब अब आपका कितना डिस्टेंस हो गया? 4 था, अब यहां पर कितने हो गए भाई? 2 हंचस ना, तो 6 मीटर हो गए, 6 मीटर हो गए। अब और 5 स्टेप आगे जाओ, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। कितने सेकंड हो गए? 8 सेकंड और हो गए, 8 सेकंड और हो गए। कितना और कितनी दूरी हो गई आपकी? 2 हंचेस और, तो 8 मीटर हो गया। फिर और आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5, पहुंच गए। फिर आगे कर ले, नहीं करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि भाई देखो मैं 8 मीटर पर हूं, 8 मीटर के बाद जब मैंने 5 कदम चला, तो 9 मीटर 10 मीटर 11 मीटर 12 मीटर 13वें मीटर पे तो गड्ढा है, मैं गिर गया। इसके आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहां पर मुझे 5 सेकंड और लगे और 5 सेकंड के बाद मैं गिर गया। मतलब मैं नहीं, डंकट पे गिर गया, मैं नहीं भाई, ठीक है। तो यहां पर कितने वक्त हो गए भाई? हाउ लॉन्ग दी ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल? द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24 + 8 32, 37 सेकंड्स टू फॉल इन द पिट। कितना? 37 सेकंड्स टू फॉल इन द पिट। ये है आपका वैल्यू, ठीक है। तो हमने इन जनरल निकाल दें यहां पर। अब हमें निकालना है इसको ग्राफिकली भी, ग्राफिकली बनाना भी है, और तभी तो और मजा आएगा ना। ग्राफिकली बनाना बहुत जरूरी है। तो सबका ध्यान यहां पर कि ग्राफिकली इसको कैसे बनाते हैं, सब लोग पूरे ध्यान से देखेंगे। चलो, ये आपका टाइम इन सेकेंड्स, ये आपका डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक है। मान लीजिए 0 से शुरुआत हो रही है, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। नहीं यार, इसमें तो ये तो ग्राफ छोटी बढ़ जाएगी फिर, है ना। तो 2 लेते हैं, 2 करके लेते हैं। 2 भी होगा क्या? 2 भी शायद कम लगेगा, थोड़ा सा और 5 ले ले क्या? 4 ले लेते हैं, आई थिंक 4 इज फाइन, 4 ठीक है। चलो 4 8 12 16 20 24 28 32 36, सही, ठीक है। और यहां पर भी मेरे ख्याल से 4 के टर्म्स में ले सकते हैं। तो 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट ये था कि भाई मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूं, 5 मीटर आगे बढ़ रहा हूं, 3 मीटर वापस आ रहा हूं, है ना। तो 5 मीटर आगे 3 मीटर वापस, 5 मीटर आगे 3 मीटर वापस, कितने सेकंड में? 5 मीटर 5 सेकंड में, 3 मीटर वापस आपके 3 सेकंड में। तो आप 8 सेकंड में वापस आते हो ना, ठीक है। तो 5 मीटर आगे 5 सेकंड में होना चाहिए। तो मान लो 5 मेरा यहां पर है और ये मेरा 5 मीटर मेरा यहां पर है, तो 5 मीटर में यहां पर गया, फिर मैं 3 मीटर वापस आता हूं, है ना। 3 मीटर वापस, तो मैं वापस 2 पर आऊंगा, है ना। तो 2 पर मतलब यहां पर, और 8 सेकंड में आऊंगा ना, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्राफ, ठीक है। ये मैंने 2 मीटर, ये मेरा 2 मीटर है और 8 सेकंड पे पहुंच गया मैं, पहला खत्म। अब इसके बाद 5 मीटर ऊपर, तो 2 मीटर से मैं कहां जाऊंगा? 2 मीटर से मैं 5 मीटर मतलब मैं जाऊंगा सीधा 7 मीटर पे। तो 7 मीटर मेरा यहां पर है, और 5 सेकंड के बाद, यानी कि 8 सेकंड के बाद 5 सेकंड 13 सेकंड पे, यानी कि प्रोबेबली यहां मेरा 13 सेकंड है, यहां पर मैं पहुंचूंगा, पहुंच गया। फिर 3 मीटर वापस,
फिर मैं 3 मीटर वापस आऊंगा। तो 8 + 5 13 था, 13 के बाद 3 मीटर 16 सेकंड में आ गया। तो और वापस कहां पर आऊंगा मैं, यहां पर मैं 5 मीटर ऊपर जा चुका हूं, 3 मीटर वापस यानी कि 4 मीटर पर आऊंगा। ये मेरा 4 मीटर है, तो मुझे यहां पर आना है 16 सेकंड पे। ठीक है, खत्म, पहुंच गया। यहां से अब दोबारा 5 मीटर यानी कि 5 सेकंड, 16 + 5 21, तो 21 मेरा यहां पर होगा। और कहां तक जाऊंगा मैं, आई एम एट 4, तो मैं 9 मीटर तक जाऊंगा, तो 9 मीटर मेरा यहां पर होगा, प्रॉब्लम मेरा यहां पर होगा। तो ये गया मैं 9 मीटर पे। ठीक है, फिर 3 मीटर वापस, फिर 3 मीटर वापस, यानी कि 9 में से अगर 3 को मैं निकालता हूं तो यानी कि 6 मीटर पे आ गया मैं। 6 मीटर पे आ रहा हूं, कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। तो 24, 6 कहां पर है भाई, 6 यहां पर है, यहां पर है 24 सेकंड में, परफेक्ट। ठीक है, अब दोबारा 5 सेकंड और, तो यानी कि 6 मीटर + 5 सेकंड मैं कहां पर हूं, 11 मीटर पे। तो मेरा 11 यहां पर होगा। यहां पर 24 सेकंड, 24 + 29 सेकंड्स के बाद, तो 29 सेकंड्स प्रॉब्ली यहां पर होगी। ये पहुंच गया मैं। फिर 3 मीटर वापस, यानी कि मैं 8 मीटर पे आ रहा हूं, 11 मीटर के बाद सीधा 8 मीटर पे आ रहा हूं मैं। 8 मीटर यहां पर है मेरा पॉइंट बेटा, और 32 सेकंड्स पर हूं। ठीक है, ये मैं पहुंच गया। अब इसके बाद सीधा 36 सेकंड पे, ठीक है, 30 नहीं 32, हाँ 37, हाँ। इसके बाद फिर 5 मीटर आगे, तो अभी मैं कहां पर हूं, मैं 8 मीटर पे हूं। 5 मीटर आगे 5 सेकंड में, तो 36 के बाद मान लो यहां पर मेरा 37 आता है, तो 37 सेकंड पे मैं 13वें मीटर पे रहूंगा, जो मेरा पॉइंट यहां पर आएगा, ये रहा, और मैं पिट पे गिर गया। ठीक है, तो आप देखोगे ग्राफ जाती है ऊपर, नीचे आते, वापस जाती है, नीचे आते, वापस जाते, नीचे आते। तो ऐसे आपका ग्राफ बन जाना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्लास 11 के लिए तो आप समझ लो कि आंख बंद करके आपके पहले एग्जामिनेशन में आ सकता है। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आप देखो कितना वक्त लग रहा है, समझ के करने में वक्त लगता है, इसलिए मैंने बोला था कि ये सेशन लंबा जाएगा। सोच समझ के प्यार प्यार से धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे आपको पेस बढ़ाना है। एक ही बार में झट से करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे अपना पेस बढ़ाओ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू दी बीटी ग्राफ पे आगे। तो डीटी ग्राफ का आपका बहुत ही सिंपल सा सवाल था आपके क्या कहते हैं एनसीईआरटी में। अब हम जा रहे हैं आपके वीटी ग्राफ में। आपका जो वीटी ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जैसा ही डिट्टो डिट्टो, एकदम बहुत ही सिंपल सा, साधा सा, प्यारा सा बच्चा है वीटी ग्राफ। ठीक है, तो इसमें भी वही कलाकारी करते हैं जो कलाकारी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में की थी, है ना। अच्छा सर, क्या कलाकारी सर, यार वही तो स्लोप वाली कलाकारी है ना, स्लोप वाली। इसमें टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वीटी ग्राफ टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी सेकंड्स यहां पर होगा, और यहां पर आपका वेलोसिटी मीटर्स में होगी, है ना, परफेक्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी मीटर्स में होगी, है, देखा देखा बबुआ, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड पे होगी। डिपेंडेंट क्वांटिटी है वाई एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर मेरी ग्राफ यहां पर बन जाती है, मान लो कैसे, अगर मेरी ग्राफ बन जाती है मान लो ऐसे, तो यहां पर इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा। स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप इज द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। और यहां पर अगर मैं अपना tan थीटा निकालता हूं, विच इज बेसिकली माई स्लोप, और जिसका फॉर्मूला अभिषेक सर ने कुछ देर पहले बताया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहां पर y2 - y1 मतलब y एक्सिस, और यहां पर मान लेते हैं x एक्सिस। भाई यहां पर क्या है, y एक्सिस y और x एक्सिस, यहां पर y2 - y1 क्या है, थोड़ा नोट डाउन करते हैं, दिमाग लगाते हैं। मान लो कि ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, तो 1 से रिलेटेड जो मेरी y की कोऑर्डिनेट होगी y1 होगी, x से रिलेटेड x1 होगी, 2 से कॉरेस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू y2 होगी, 2 से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 होगी। अगर मैं यहां पर स्लोप निकालना चाहूंगा, ये थीटा निकालना चाहूंगा, तो मेरी स्लोप दिखेगी मुझे। तो y2 - y1 यहां पर क्या है भाई, ये मान लो मेरा y2 है, ये भी y1 है, लेकिन दोनों है क्या, दोनों तो वेलोसिटी के टर्म्स है ना, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है मेरे को। y2 पे जो वेलोसिटी है माइनस y1 पे जो वेलोसिटी है, तो ये मेरी क्या हो गई, चेंज इन वेलोसिटी। सो y एक्सिस क्या दे रहा है मुझे दे रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी, और x एक्सिस क्या है, टाइम है, टाइम यानी कि चेंज इन टाइम, जो भी आप लिखना आप लिख सकते हो। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है मुझे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मुझे मिलता है एक्सेलरेशन। सब लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। आपका वीटी ग्राफ का स्लोप आपको
एक्सलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सलरेशन देता है। सबको नोट डाउन करना है इसे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात क्लियर हो गया? एग्जैक्टली जैसे आपके डीटी ग्राफ ने किया वैसे ही यहां पर आपका ग्राफ बन गया। तो एक्सलरेशन मिल गया आपको यहां पर, परफेक्ट सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, सही। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो मान लो अगर ये ग्राफ है और ग्राफ में मैंने आपको वैल्यूज दी थी, मान लीजिए y2 4 है, y1 2 है, आपका ये पॉइंट 2 पर है और x1 आपका 1 पर है। तो अगर मैं आपको यहां पर एक्सेलरेशन निकालने बोलूं ग्राफ से, तो आप निकाल लोगे ना आराम से। चलो निकालो फिर यहां पर। तो स्लोप एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 स्लोप निकालिए, यानी कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या है यहां पर? y2 कितनी वैल्यू भाई? 4 है, y1 की वैल्यू 2 है, x2 वैल्यू 2 है और x1 1 है। तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो आपकी वैल्यू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गई एक्सेलरेशन। सही है, तो यहां पर आपको क्या वैल्यू आई है? पॉजिटिव वैल्यू आई है। यानी कि जो आपका ये प्यारा सा स्लोप बना है यहां पर, ये आप देखो ये अक्यूट एंगल पे बना हुआ है ना, यहां पर जो आपकी थीटा की वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री से, आप देख सकते हो थीटा की वैल्यू आपकी लेस देन 90 डिग्री से। मैंने बीच में इक्वल टू को लिख दिया, सॉरी। हाँ, यहां पर आप देख सकते हो थीटा, अरे फिर लिख रहा हूं, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। और थीटा लेस देन 90 डिग्री से तो आपको दिख रहा है कि भाई यहां पर स्लोप आपकी पॉजिटिव आ रही है। सो यहां पर आपको क्या आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप आ रहा है और आपको एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही आएगी। इसका मतलब और है क्या कि आपको अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। दैट्स व्हाट इट मींस कि आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो अगर आपकी थीटा लेस देन 90 डिग्रीज होती है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। बात खत्म बेटा। अब अगर मान लो ऐसे ही एक और मैं आपके सामने ग्राफ दे देता हूं, उसमें कैसे निकालना है, ऐसे एकदम जैसे अभी हमने निकाला ना वैसे ही निकालना है। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड है, टाइम आपका सेकंड पर है। सब लोग ध्यान से देखो, यहां पर अभिषेक सर ने ग्राफ यहां पर बदल दिया, ग्राफ अभिषेक सर ने उल्टा कर दिया। ये अब हमारा ग्राफ है। सर यहां पर तो थीटा अगर मैं निकालूंगा, और देखो बेटा थीटा उल्टा मत निकालना, थीटा यहां पर मत लिख देना, ठीक है, थीटा यहां पर मत लिख देना, एक्स एक्सिस के साथ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ होगी वो होगी थीटा की। तो थीटा ये है, ये थीटा नहीं होती कभी, प्लीज नोट डाउन करिए। थीटा हमेशा ये इस डायरेक्शन में होती है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है आपको, ठीक है। थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लो। प्लीज नोट यहां पर, थीटा इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। थीटा इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसको भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये हमारा थीटा हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो थीटा है वो थीटा तो सर यहां पर आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यस, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन दिस केस व्हाट इज द काइंड ऑफ स्लोप यू गेट, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो मान लीजिए कि भाई इस पॉइंट को मैंने पॉइंट नंबर 1 मान लिया, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट नंबर 2 मान लिया, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2। तो 1 पे जो कोऑर्डिनेट होगी वो मेरी y1 होगी और x की जो कोऑर्डिनेट होगी वो x1 होगी, 2 पे जो कोऑर्डिनेट होगी x2 होगी और ये मेरा y2 होगा। तो चलिए सेम स्लोप निकालते हैं, वैल्यूज डालते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो ये है एग्जांपल नंबर 2, आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में स्लोप। स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है और एक्सेलरेशन की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। लेट्स टेक द सेम वैल्यूज यहां पर जो हमने लिया था, है ना, लेट्स टेक द सेम वैल्यूज। y1 आपकी 2 है, y2 आपका नहीं, उल्टा होगा ना, उल्टा हो जाएगा, ये 4 है यहाँ पर y1 और ये यहाँ पर 2 है, सेम है ना, हाँ ठीक है, हाँ बराबर। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी 2 पर है और ये आपकी 1 पर है, ये 2 पर है, ये आपकी 1 पर है। तो y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू की। आप देखोगे सेम ग्राफ है लेकिन उल्टा कर दिया हमने, तो हमारी वैल्यू एक्सेलरेशन की नेगेटिव होगी, स्लोप आपकी नेगेटिव होगी। व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है बेटा तो आपकी स्लोप नेगेटिव होगी। और स्लोप क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन
नेगेटिव होगी। और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब क्या है भाई, आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, देखो 4 से 2 हो रही है आपकी वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आपके नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। समझ गए? समझ गए बच्चों? जो भी मैं रेड में लिखूंगा आज के सेशन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइए। ये सब बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया? स्लोप क्या देती है सबको समझ में आ गया? परफेक्ट है, चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। अब इसके बाद वीटी ग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसको भी हम करने वाले हैं, तो आप लोग सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मजा आएगा करने में। चलो आ जाओ, इसको तो सबसे पहले मैं डुप्लीकेट कर देता हूं। ग्राफ के सवालों में इतना मजा आ जाता ना, क्या ही कहें आपको। चलो यहां पर सारी चीजें मिट सकती हैं क्या? अरे तो पूरी मिट गई, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ जी, तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वीटी ग्राफ, लेकिन वीटी ग्राफ का अभी हम स्लोप नहीं सीखेंगे, वीटी ग्राफ का अभी हम सीखेंगे एरिया अंडर दी कर्व। हाँ अभिषेक सर, एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है? अरे सीखेंगे ना, वही तो करने वाले हैं अभी, एरिया अंडर दी कर्व क्या होते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने 9th ग्रेड से, बस चलो ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। ये ग्राफ पहले तो बता दो कि भाई ये मीटर्स पर सेकेंड है, ये आपका टाइम है, ये सेकेंड्स पर है। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसका मतलब था कि आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। यहां पर इसका मतलब क्या होता है? यहां पर देखो, जल्दबाजी में दोबारा मत बोल देना सर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, नहीं भाई ये वीटी ग्राफ है, डीटी ग्राफ नहीं। मैं 9 से देखता हूं बच्चों को यही गलती करते हैं, ये वीटी ग्राफ है। यहां पर इस ग्राफ का मतलब क्या है? यहां पर इस ग्राफ का मतलब यह है कि भाई वेलोसिटी वक्त के साथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड मेरा कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? प्लीज गलती मत करना, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि भाई मैं सेम वेलोसिटी से चल रहा हूं, मैं स्टेशनरी क्यों हूं? मैं स्टेशनरी नहीं हूं भाई, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट आई एम मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, दैट्स व्हाट इट मींस, है ना। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन, इसको मत भूलिएगा। अब मैं अगर आपको स्लोप यहां पर निकालने बोलूं, स्लोप कितनी होगी? स्लोप तो 0 है सर, क्योंकि भाई इन कर्व और इस एक्सिस के बीच में क्या स्लोप है? 0, एंड थीटा इज इक्वल टू 0 ना। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देयर इज नो स्लोप, यस देयर इज नो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, और इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, परफेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं भाई एक काम करना, ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल के दिखाओ, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया निकाल के दिखाओ, क्या आएगा देखते हैं। चलो मान लो इसको अगर मैंने बोल दिया ए बी सी और डी, दिखने में तो परफेक्ट ये रेक्टेंगल लग रहा है ना, दिखने में क्या लग रहा है? रेक्टेंगल लग रहा है। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है यहां पर? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होती है भाई आपकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां पर लेंथ कितनी है? मान लो ए बी है, और ए बी ब्रेड्थ कितनी है आपकी? मान लो बी सी है, ठीक है। तो ए बी क्या होती है? मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, देखो नहीं पता है नोट डाउन कर लो। तो ए बी क्या है यहां पर? सर ए बी तो मेरा टाइम है, यहां पर ए बी मेरा टाइम है, ठीक है, टाइम लिख दिया मैंने, ठीक है। और बी सी क्या है मेरा? मुझे यहां पर बी सी मेरा वेलोसिटी है सर, वाई एक्सिस का वैल्यू दे रहा है मेरे को, वेलोसिटी दे रही है, ठीक है। सो टाइम इंटू वेलोसिटी, यार ये वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होती है? हमने सुना हुआ है कि भाई वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी इंटू टाइम होगी, टाइम अगर ऊपर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यानी कि आप जब किसी भी वीटी ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व निकालते हो तो क्या मिलना चाहिए आपको? आपको मिलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। प्लीज नोट डाउन करेंगे सब यहां पर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे आपने एरिया अंडर दी कर्व निकाला, एरिया अंडर वीटी ग्राफ कर्व क्या मिलता है? आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट। सबका नोटबुक ओपन है, सबने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट, ऑसम। तो सर जी ये सिर्फ इसी ग्राफ में होता है कि किसी भी ग्राफ बना लोगे? भाई वो जो हमने पहला ग्राफ बना तो उसी को बना लो। यहां पर मान लो कि आपके सामने ये वाला ग्राफ है, ठीक है, इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या है? एरिया अंडर द कर्व आपकी एक ट्राइंगल है,
ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस, बेस क्या आपका अगेन टाइम है, बेस आपका अगेन टाइम है, हाइट क्या आपका अगेन वेलोसिटी है। तो अगेन आप देखोगे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, वेलोसिटी टाइम आ गई तो बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी चीज का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे आपको डिस्प्लेसमेंट ही मिलना चाहिए। मान लो ये कर्व नहीं है, मान लो एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू बेस। हाइट 1 मतलब ट्रेपीजियम अगर आपने नहीं देखा है तो भाई ट्रेपीजियम का जो ग्राफ होता है वो दिखता कैसे है, वो मान लीजिए ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, ट्रेपीजियम है ना ये, तो ये हाइट 1 हो गई, ये हाइट 2 हो गई, ये बेस हो गया। तो हाइट 1 प्लस हाइट 2, हाइट 1 प्लस हाइट 2 लेंथ इनटू बेस, अगेन बेस हो गया। तो अगेन आपको बेस में क्या है, टाइम है, और ये ऊपर नीचे क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम हो गया, आपको दोबारा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इट विल ऑलवेज एंड अप विद वेलोसिटी इनटू टाइम ओनली, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट ओनली। तो चाहे शेप कोई भी हो गाइस, यू आर गोइंग टू गेट एंडिंग अप विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब आपको सवाल कैसे आ सकते हैं बीटी ग्राफ के ना, इस बेस पे सवाल कैसे आ सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आपके स्कूल में चाहो आपको ग्राफ घुमा घुमा के जैसे तैसे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ऐसा ग्राफ दे दिया और बोलेंगे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आप ना सिंपल तरीके से इसको ऐसे बांट देना। ठीक है, इसको ऐसे बांट देना। सबसे हार्डेस्ट सवाल है ये जो आपको सीबीएसई क्लास 7 में आ सकते हैं एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड। तो आपने पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर आपने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर आपने इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, फिर तीनों एरियाज को ऐड कर दिया, सो इट बिकम्स एरिया अंडर द कर्व। आपको जरूरी नहीं कि सर ये शेप क्या है, इस शेप का एरिया कैसे निकालते हैं, भाई 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, बात खत्म हो गई। वैसे मान लीजिए आपको यहां पर ऐसे ग्राफ दे दिया, बोलो निकालो भाई इसका एरिया अंडर द कर्व। तो इस एरिया अंडर द कर्व के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो ये आपने ट्रेपीजियम ले लिया, ट्रेपीजियम की तरफ फाइंड आउट करो, ट्रेपीजियम नहीं है तो मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको बोल दिया आपने रेक्टेंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2। आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो इट्स कंप्लीटली ऑन योर इमेजिनेशन कि आप कैसे करने वाले हो, लेकिन जो बेसिक फॉर्मुला से एरियाज के मैं आपको यहाँ पे लिख कर देता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व के बेसिक फॉर्मुलास, एरिया के बेसिक फॉर्मूलाज बेसिकली जो आपको इस कर्व के बेसिस से मिल सकते हैं। पहला आपका है ऑफ कोर्स रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर एरिया, यानी कि ए इंटू ए। ठीक है, तीसरा जो आपको आता है ट्राइंगल, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चौथा आपका होता है सबसे हार्ड बनाने के लिए इस सवाल को, ट्रेपीजियम का। ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू बेस। सर इसमें हाइट 1 हाइट 2 क्या होती है, देखो ट्रेपीजियम का ये शेप होता है, ये बेस हो गया, ये हाइट 1 हो गई, ये हाइट 2 हो गया। ठीक है, ये होती है। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, इसके अलावा आपको एक क्वाड्रेंट मिल सकती है। ग्राफ आपको कभी कभी कर्व भी मिलती है ना, तो आपको एक क्वाड्रेंट मिल सकता है, और क्वाड्रेंट का एरिया बेटा आप जानते ही हो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल के एरिया का 1/4 क्वाड्रेंट हो जाता है। सेमी सर्कल भी मिल सकता है विच विल बी 1/2 पाई आर स्क्वायर, बट यू गेट द आइडिया, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं, जो अब मेरे ख्याल से अभी 11th ग्रेड में आपको याद होने भी चाहिए। याद नहीं है तो फिर भाई लालच की बात है। ठीक है, चलो परफेक्ट गाइस, समझ में आ गया सबको, चलो ठीक है बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ बीटी ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि जैसे हमने टाइप्स ऑफ डीटी ग्राफ देखा था वैसे टाइप्स ऑफ बीटी ग्राफ भी होगा। और अगर मान लो स्लोप आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, तो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, टेंजेंट बना के निकालना है, वो सारी चीजें यहाँ पर सेम रहेगी। तो टाइप्स ऑफ बीटी ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, जो भी हमने नोट डाउन कर लिया है। फिर भी क्लास 11th के सीख के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नीट में तो फिर आपको चलो ठीक है टाइप्स ऑफ बीटी ग्राफ ऐसे कुछ नहीं आती है, लेकिन समझना जरूरी है, ग्राफ समझना जरूरी है ना। तो पहला ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, चप्पल फेंक कर मारूंगा, यूनिफॉर्म मोशन है ये नहीं, वेलोसिटी वक्त के साथ बढ़ रही है, वेलोसिटी वक्त के साथ वो बढ़ रही है, स्लोप कांस्टेंट है। तो बेसिकली दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पर कांस्टेंट है, हमने निकाला था ना, सेम वैल्यू आई थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी ना, कांस्टेंट वैल्यू आई थी। ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और आपकी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा सेम ग्राफ
लेकिन उल्टा बनाऊंगा मैं, वी टी। यहां पर ये क्या है भाई, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वक्त के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहां पर भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रही है, यहां पर डी एक्सेलरेशन हो रही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इन सारी चीजों को एक बार में समझना जरूरी है, ठीक है। और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हियर, इंडिकेटिंग दैट योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है ना, ठीक है। तीसरा, ये क्या ग्राफ है भाई, ये हमने सीख लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 meaning acceleration equal to 0, that means velocity is constant. So this is what, this is uniform motion, this is uniform motion, सही, ठीक है। चौथा, अरे अरे अरे, ठीक है, वी टी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे इस पॉइंट पर अगर मैं 1 बोलूं और अगर मैं थीटा बनाता हूँ, टेंजेंट बना के मैंने बना दिया थीटा, थीटा नंबर 1। इस पॉइंट पर अगर मैं 2 बोलूँ तो टेंजेंट बनाता हूँ मैं, ये मेरा हो गया थीटा नंबर 2। इस पॉइंट पर मानूंगा मैं 3 तो मेरी होगी थीटा नंबर 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। ये तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, तो ये तो स्लोप इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। बट यहां पर क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रही है वक्त के साथ, तो स्लोप इंक्रीज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। सो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग, इट इज वेरिएबल। तो यहां पर जो है मेरा वेरिएबल एक्सेलरेशन है और वो पॉजिटिव वेरिएबल है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है ना, तो पॉजिटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन है यहाँ पे मेरा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया गाइस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहां पर देखो तीनों जगह पर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो यहां पर भी वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही है। इसी ग्राफ को मैं उल्टा कर सकता हूं, इसी ग्राफ को मैं चाहूं तो पॉइंट नंबर 5 लेकर, अरे पॉइंट नंबर 5 लेकर इसको उल्टा कर सकता हूं, मैं ऐसे बना सकता हूं। तो वेलोसिटी टाइम, यहां पर मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, यहां पर अगर मैंने मान लो स्लोप बनाना है अगर मुझे, तो मैंने यहां पर टेंजेंट ले लिया, मैंने क्या बोलता अंदर से नहीं बनता कभी स्लोप ना। इस पॉइंट पर अगर मैंने ले लिया पॉइंट नंबर 1 तो आप देखोगे थीटा नंबर 1 यहां पर, और यहां पर देखूंगा तो ठीक है थीटा नंबर 2, भाई साहब थीटा नंबर 3। तो थीटा नंबर 3 सबसे ज्यादा बड़ा शुरुआत में, फिर थीटा कम होते हुए आ रहा है ना, थीटा कम होते हुए आ रहा है। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, यहां पर स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, नेगेटिव स्लोप इज डिक्रीजिंग ना, नेगेटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर गाइस, ये सारी चीजें मैं आपको वक्त दे रहा हूं, अपने फिंगर टिप से बिठवाओ, फिंगर टिप से बिठाओ इन सारी चीजों को, फिंगर टिप्स पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस में जो सवाल आएंगे तो करना बहुत क्रूशियली इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है। इसके बाद क्योंकि सिर्फ सवाल सॉल्व करना है और सवाल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बस उतना ही है और कुछ नहीं। बस 80 ग्राफ है, 80 ग्राफ में इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं एज सच, एक्चुअली बहुत इजी होता है 80 ग्राफ, मतलब समझ ही लोगे आप कैसे करना होता है, डोंट वरी अबाउट इट। बट चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट गाइस फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सवाल सॉल्व करते हैं, आपके नीट का पीवाईक्यू है ये 2008 का, ठीक है। इसके पहले सवाल नहीं है, हाँ इसके पहले देखो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं यहाँ पर, वो नीट का सवाल करने से पहले ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, बहुत ईजी सवाल है ये। देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। कहां पर जाकर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस को गोली मारो कुछ देर के लिए, वेलोसिटी किस पॉइंट पे नेगेटिव है। तो कैसे पता करते हैं वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव, यानी कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव का निकालना है ना, स्लोप हमें निकालना है कि कहां पर नेगेटिव होती है। और स्लोप कहां पे नेगेटिव होती है, जब आपकी थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, तब आपकी स्लोप नेगेटिव होती है ना गाइस, ये हमने नोटिस किया हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कौन से पॉइंट पे आपका स्लोप ग्रेटर देन 30 डिग्री होगा, उस पॉइंट पे आपका थीटा समझ में आ गया होगा आपको कि वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करता हूं, अगर मैं पॉइंट सी की बात करता हूं, यहां पर दिख रहा है कलर, है ना। तो पॉइंट सी पे अगर मैं स्लोप बनाता हूं, ठीक है, तो अब थीटा देखोगे यहां पर लेस देन 90, तो पॉजिटिव स्लोप है, नहीं
पॉइंट डी पे अगर बनाता हूं मैं, ठीक है, तो पॉइंट डी पे जैसे मैंने बनाया, आप देखोगे यहां पर भी थीटा जो है आपका लेस देन 90। पॉइंट डी की बात करता हूं, पॉइंट ई पे अगर मैं स्लोप बनाऊं, ठीक है, पॉइंट ई पे अगर मैं स्लोप बनाऊं तो आप देखोगे थीटा ग्रेटर देन 90। तो कायदे से पॉइंट ई होना चाहिए जहां पर आपका वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव क्योंकि थीटा यहां पर नेगेटिव आ रही है। पॉइंट एफ पे देख लेते हैं, पॉइंट एफ पे अगर मैं स्लोप बनाता हूं तो यहां पर भी लेस देन 90। तो द आंसर इज पॉइंट ई गाइस, ऑप्शन नंबर सी। इजी, समझ में आ रही है बात, है ना? जहां पर स्लोप नेगेटिव वो आपका जहां पर आपकी ग्रेटर देन 90 डिग्री है थीटा, वहां पर स्लोप नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। चलो ऐसे ही, और देखने में भी लगता है ना, यहाँ पे देखो यार डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है, वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है, देखने में कर्व देख के समझ में आ जाता है। वैसे ही सिमिलर सवाल आपको नीट 2008 में भी आया था, ठीक है, प्रोबेबली आपके पहले एग्जामिनेशन जो स्कूल में होगी वहां पर भी आएगा। बहुत सिंपल सवाल है ये, देखो यहाँ पर अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन दिस फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। तो यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर कर्व थोड़ा डिफरेंट है, बस इतना ही है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर है? अच्छा, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पर है? तो मैक्सिमम मतलब जहां पर आपका स्लोप मैक्सिमम होगा, है ना, जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगी वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, यानी कि जहां पर थीटा मैक्सिमम आपको आएगी वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। थीटा क्यों सर? क्योंकि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो जहां पर थीटा मैक्स होगी, स्लोप मैक्सिमम होगी, वहीं पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो पॉइंट नंबर ए की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरा जो स्लोप है वो बस इतना सा है, थीटा। पॉइंट नंबर की बी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा जो स्लोप है वो ऐसा है, थीटा। पॉइंट नंबर सी पे तो आप देखोगे मेरा थीटा इतना बड़ा है। पॉइंट नंबर डी पे मेरा जो थीटा है इतना ही है। एक काम करते हैं, मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था उस शॉर्टकट के थ्रू बताता हूं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, सीधा पॉइंट नंबर ए पे जो मेरी थीटा है वो इतनी सी है, पॉइंट नंबर बी पे जो मेरा थीटा है वो इतना है, पॉइंट नंबर सी पे जो मेरा थीटा है वो इतना है, और पॉइंट नंबर डी पे जो मेरा थीटा है वो इतना है। सबसे मैक्सिमम थीटा कहां पर? सी वाला, ठीक, क्लियर, सी सही जवाब। समझ में आ गया गाइस? परफेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। हाँ, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजा आया था मेरे को करने के लिए, मतलब आपको भी मजा आएगा फॉर श्योर। लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है बच्चों, लेट्स ट्राई इट आउट किसको कैसे करना होता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ी सी गलत दी हुई है, आपके एनसीईआरटी में तो सर डायग्राम भी गलत दिया हुआ, इसलिए मैंने सही डायग्राम यहाँ पर पकड़ के बनाया, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दी गई है ना उसको देखकर आप करोगे तो फिर आपका आखिरी सवाल का जो जवाब है वो सही नहीं आएगा। आखिरी जो सवाल है ना आपका, उसका जवाब आपको सही नहीं आएगा, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ सही है, ठीक है। The position time xt graph यानी कि displacement time graph for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure 2.9. Choose the correct entries in the brackets below. इसमें से सही एंट्रीज को पकड़िए। Dash lives closer to the school than Dash. स्कूल से नजदीक कौन रहता है ज्यादा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई हाँ A और B, अच्छा P A है, ठीक है, सॉरी गाइस एक सेकेंड, नहीं अच्छा ओहो सॉरी पोजीशन ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू। अच्छा पी एंड क्यू आर देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स ना, तो ए के लिए पी है और क्यू के लिए बी है। तो सबसे क्लोजेस्ट तो भाई ए का घर है ना, ए का स्कूल है, सो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ठीक है। तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ठीक है। तो पी कम डिस्टेंस पे है, क्यू ऊपर है और थोड़ा सा, तो ए जल्दी पहुंच जाएगा, दोनों तो यहां से शुरू कर रहे हैं, तो ए जल्दी पहुंच जाएगा, बी थोड़े बाद में पहुंचेगा, ठीक है। आगे डैश स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन डैश, तो पहले स्कूल के लिए शुरुआत कौन करता है? तो आप देखोगे ए जो है वो 0 से शुरुआत कर लेता है, ए आपका 0 से शुरुआत करता है, लेकिन बी जो है कुछ वक्त के बाद शुरू करता है। टी तो आपका एक्स एक्सिस देता है ना, टाइम, तो आप देखोगे ए यहीं से शुरू कर रहा है लेकिन बी कुछ देर के बाद शुरू कर रहा है। तो ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी,
ठीक है, ओके नेक्स्ट। डैश वॉक्स फास्टर देन डैश, यहां पर ज्यादा तेजी से चल कौन रहा है, तो यहां पर स्पीड की बात आ गई, वेलोसिटी की बात आ गई, और वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, थीटा, स्लोप है ना, थीटा स्लोप, तो कौन ज्यादा तेज जाएगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा ये मेरा बी का जो थीटा है और मेरा ए का जो थीटा, आप क्लियरली देख सकते हो मेरा थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, है ना। सो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा, यानी कि बी ज्यादा तेज चल रहा है ए से, सो बी वॉक्स फास्टर देन ए। सही, बस ग्राफ देखना है, इसमें समझना है, ग्राफ देखो समझो, तो ये एक ही सवाल में ना हमारा पूरा जो अभी हमने सीखा हुआ है सब रिवाइज हो जाती है, इसलिए मैंने रखा हुआ है ऐसे। नेक्स्ट, ए एंड बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम, इस सवाल का जवाब आपको गलत आएगा अगर आपने एनसीईआरटी का ग्राफ देखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में ग्राफ गलत दिया हुआ है। इनफैक्ट एक्चुअल में ग्राफ अगर आप देखोगे तो आप यहां पर अगर मैं बी का पकड़ूं तो आप देखोगे ए और बी एक ही वक्त पे पहुंचते हैं, ए और बी घर पहुंचने का जो उनका पी और क्यू पहुंचने का जो टाइम है वो एक ही है, सेम है, ए एंड बी रीच होम एट दी सेम टाइम, नॉट डिफरेंट टाइम। लेकिन जो आपका एनसीईआरटी का ग्राफ है, एनसीईआरटी के ग्राफ के हिसाब से आपका बी और ए कहीं और ही पहुंचा, लेकिन सोल्यूशन कुछ और ही दिया हुआ है, सोल्यूशन में बोला गया कि सेम है, लेकिन सवाल में कुछ और ही ग्राफ दिया हुआ है। तो मैं सर उठ गया मेरा कि भाई यहाँ पे तो मेरे को तो डिफरेंट दिखाई दे रहा है, सब जगह सेम सेम बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ग्राफ गलत था जो एनसीईआरटी में पब्लिश है, बट ठीक है। तो ये डी भी हो गया। ई, ए ओवरटेक्स डैश, डैश ओवरटेक्स डैश ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, तो हम देख सकते हैं कि ए ने 0 से चलना शुरू किया था, बी ने उसे इस वक्त जाकर ओवरटेक कर दिया, और ओवरटेक एक ही बार हो रही है, बार बार नहीं हो रही। सो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस, नॉट ट्वाइस, ओनली वंस। क्लियर, बहुत ही सवाल, मजा आ गया देखकर, समझ में आ गया, ठीक है। कोई भी डाउट तो मुझे बताते जाना। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल, ऑल दी बेस्ट। ये हमारे 2.3 है, 2.4 हमने कर लिया, उसका बाद वाला भी कर लिया, 2.3 कर रहे हैं अभी हम। 2.3 बाद में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है और करने में बहुत उतना ही मजा आएगा, तो सब लोग पूरे ध्यान से देखिए इसको कैसे करना होता है। अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, 9 बजे को हमारी जो एक बहुत ही प्यारी सी वुमेन है वो चलना शुरू कर देती है। वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, 2.5 किलोमीटर दूर जो उनका ऑफिस है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर वो पूरा करती है। स्टेस एट द ऑफिस एट 5 PM, ठीक है, 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, और उसके बाद रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद द स्पीड ऑफ 25 kmph, वापसी में ऑटो लेकर आती है और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ मोशन, तो ग्राफ्स को सही पकड़कर, स्केल को सही पकड़कर आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पर, एक्सटी ग्राफ। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस, ये आपका हो गया टाइम, सेकेंड्स में है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो शुरुआत कब होती है, शुरुआत यहां पर हमारी होती है 9 बजे, कितने बजे बेटा, 9 बजे हमारी शुरुआत होती है। 9 बजे को 2.5 किलोमीटर चलती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 2.5 किलोमीटर, लेकिन कितने वक्त में पहुंचती बताया नहीं ना, टाइम में बताना पड़ेगा ना हमें कि भाई कितने वक्त में। देखो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, 0 से वेलोसिटी तो बढ़ रही है 2.5 किलोमीटर घंटा, लेकिन कितने देर में चल रही है, इसमें हम थोड़ा दिमाग लगाए तो हम कर लेंगे आराम से, कि जब बोला जा रहा है कि भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी कि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर करती है ना, 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करती है, इसलिए 5 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड है। तो आधे घंटे में कितने करेंगी, आधे घंटे में इसका आधा करेगी, 2.5 किलोमीटर, यानी कि 9 बजे शुरुआत करके 9:30 बजे वो ऑफिस पहुंच जाती, 2.5 किलोमीटर ऑफिस पहुंच गई, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि भाई वो 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, तो मतलब अब उनका जो डिस्प्लेसमेंट डेपोजिशन है वो कांस्टेंट हो गया, ऑफिस मतलब ऑफिस, भाई ऑफिस में पहुंची, ये घर है, ऑफिस पहुंची 5 बजे तक घर पे, सॉरी ऑफिस पे 5 बजे तक, परफेक्ट। अब उसके बाद ऑटो पकड़ती है, ऑटो पकड़कर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। इस बार उनका 1 घंटे में कितना किलोमीटर हो रहा है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर हो रहा है। तो 2.5 किलोमीटर कितने घंटे में होगा, 2.5 किलोमीटर
भाई 1 घंटे में 25 किलोमीटर है तो 2.5 6 मिनट में होगा, है ना, है कि नहीं होगा क्या भाई? ट्राई कर लो 6 में होना चाहिए, क्योंकि 1/10 हो जाएगा ना। 25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का 10 टाइम्स होता है कि नहीं? तो 1/10 हो गया। 1 घंटे का 1/10 कितना होता है? 1 घंटे का 10th 0.1 आवर हो गया, 0.1 आवर में होगा, है ना, 0.1 आवर है कि समझ में रहो ना? 25 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2.5 किलोमीटर उसका 1/10 होता है ना, तो 1 घंटे का 1/10 0.1 आवर। 0.1 आवर कितना होता है? 6 मिनट होती है। 0.1 आवर 6 मिनट होती है ना, 6 मिनट्स। गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा, समझ में आ गया ना? 6 मिनट्स होती है, ठीक है। 0.1 को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 इंटू 60 मिनट्स इज 6 मिनट्स, ठीक है, 6 मिनट में, यानी कि 5-6 को वो घर पहुंच जाती है, 5-6 PM को वो घर पहुंच जाती है। बस खत्म, इतना ही था, बन गया ग्राफ आपका। चलो बढ़िया गाइस, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल डीसी पांडे जी का उठा लिया हमने, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा, ठीक है। डीसी पांडे जी का तत्व का है, मेरे ख्याल से तत्व का है, जो तत्व है वो डीसी पांडे जी की किताब में भी है, मतलब उल्टा भी कर लो, कोई इशू नहीं। द VT ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन यहाँ पर कहां मिल रहा है, और VT ग्राफ है। पहले तो हम ऐसे देख के पता कर सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा स्लोप होगा वहां पर सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, है ना। तो स्लोप यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो मेरा स्लोप है, मान लो कि भाई ये मेरा जो स्लोप है वो θ1 है, ठीक है, ये मेरा θ1 है। यहाँ पर तो आप देखोगे स्लोप तो जीरो ही होगी, तो यहाँ पर थीटा मेरी जीरो है, तो नो एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे ओए होए 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 कितनी ज्यादा थीटा है भाई, θ2 तो सबसे मैक्सिमम दिख रही है ना, θ1 कम है, θ2 मैक्सिमम है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप में भी अगर मैं देखता हूँ तो मेरा थीटा हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पर भी, है ना, बट हमें करके देखना पड़ेगा नेगेटिव स्लोप सबसे ज्यादा है कि भाई ये वाला θ2 सबसे ज्यादा है, ठीक है। बट देखने में तो लग रहा है कि θ2 ही सबसे ज्यादा है यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है ये हमारा θ3 हो जाएगा, जो नेगेटिव स्लोप में है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है यहाँ पर, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री नेगेटिव स्लोप हो जाती है ना, तो थीटा यहाँ पर θ3 है, लेकिन θ3 मेरे को θ2 से ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, ठीक है। सो आई थिंक θ2 होना चाहिए, तो बिटवीन 20 से 80 वाला हमारा पॉइंट होना चाहिए। बट लेट्स फाइंड आउट, हमें θ1 निकालना पड़ेगा, ये तो θ0 है, θ2 निकालना पड़ेगा, θ3 भी निकालना पड़ेगा, तो सब निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो θ1 निकालते हैं, स्लोप दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan θ1, स्लोप है आपका, ठीक है, स्लोप है आपका। तो यहाँ पर y2 कोऑर्डिनेट कितनी है यहाँ पर, अगर ये मेरा 1 कोऑर्डिनेट है, ये मेरा 2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो y2 कोऑर्डिनेट 20 हो गया, 20 माइनस 0, x2 कितनी है वहां पर मेरी 20 है, 20 माइनस 0 अगेन, 20 माइनस 0 अगेन, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरी वैल्यू आती है, कितनी भाई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरी θ1 आ गई, ठीक है। अब मेरी tan θ2 निकालते हैं, क्योंकि ये बीच वाली थीटा तो जीरो होगी, इसको मत निकालो, θ2 निकालेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने इस पॉइंट को 1 मान लिया, इस पॉइंट को 2 मान लिया, ठीक है, तो y2 कोऑर्डिनेट 80, 80 और 40 है ना, तो 80 और ये 40 माइनस y1 कितनी है, y1 20 पर है, और x1 कितनी है, x1 मेरी 30 पर है, ठीक है। चलो x1 30 पर है ना, x1 30 पर है, ठीक है। तो 80 माइनस 20 मेरी होती है 60, 40 माइनस 30 होगी 10, तो मेरा 6, ओ देखो गपला देख रहे हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है भाई, देख लेना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, सबसे कॉमन मिस्टेक, जब ग्राफ में दी गई यूनिट हम नहीं देखते हैं, सबसे कॉमन मिस्टेक होता है, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है बेटा, 9th में मैंने बताया था आपको। तो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये ऑप्शन में है ना, 6 1 भी है 6 भी है, तो अब तक तो 6 लग रहा है सही जवाब। चलो अब मेरे को हमें आखिरी थीटा निकालना है, tan θ3, सेम कॉन्सेप्ट, tan θ3 y2 माइनस y1 अब x2 माइनस x1, ओ हो, तो y2 कितनी हो गई यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, ये मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, y2 और x2 दोनों नहीं, हाँ y2 0 है, y1 80 है, x2 कितनी है, x2 मेरी 80 है, और x1 कितनी है, x1 मेरी 40 है ना, 40 है, तो माइनस 80 40, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर,
है ना, -80/40 माइनस सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर बन रहा है, तो 2 भी नहीं है, 6 सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 6 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, इजी। स्लोप निकालना था, अच्छी प्रैक्टिस होगी हमारी स्लोप निकालने की, ठीक है बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग सवाल, और यहाँ पर तो हमें बहुत ही प्यारा सा मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट अंडर द ग्राफ निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स मेरे को मीटर में दिख रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ट्राई करते हैं, चलो आ जाओ ट्राई करें, ठीक है। The variation of velocity of a particle with time moving along a straight line is illustrated in the adjoining figure. The distance traveled by the particle in 4 seconds. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी हुई है, अगेन यूनिट चेक करो, मीटर पर सेकंड में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा तो फिर आपका डिस्टेंस भी सेंटीमीटर पर आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड बराबर 4 सेकंड तक जो आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है 4 सेकंड तक। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, इसको देखो, इसको हम पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ग्राफ नंबर 1, ये हमारा दूसरा फिगर हो गया 2, ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया 3, और ये हमारा स्क्वायर हो गया 4। तो हम सबका एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, सुपर्ब है, 4 हो गया आप तो एकदम यार, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितने ट्राइंगल का देखो अच्छे से देखो, 1 है सर, और हाइट कितनी ट्राइंगल की सर, ट्राइंगल की हाइट 20 है सर, ठीक है बराबर 10, तो 10 मीटर मेरी एरिया बन गई। अब एरिया उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ आप देखोगे सर 20 है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ 1 से 2 है, तो 1 सेकेंड, 1 से 2 तो 1 सेकेंड ना, तो 1 20 मीटर्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट 1 कितनी है, हाइट 1 मेरी है 20 और हाइट 2 मेरी 10 है मेरे ख्याल से, और बेस अगेन 1 होना चाहिए, हाँ बेस अगेन 1 है, तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1/2 इंटू 30, तो मेरी वैल्यू हो जाती है 15 मीटर। आखिरी एरिया ऑफ स्क्वायर लग रहा है मेरे को, लेकिन है नहीं, वो रेक्टेंगल ही है, ठीक है, क्योंकि स्केल्स डिफरेंट है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पर है मेरी 10 और ब्रेथ है मेरी 1, सो 10 इंटू 1, तो मेरी हो गई 10 मीटर। तो आप सबको ऐड कर देंगे, सो व्हाट यू गेट, 10 मीटर प्लस 20 मीटर 30 मीटर, 30 मीटर प्लस 15 मीटर इज 45, 45 प्लस 10 इज 55 मीटर मेरी वैल्यू आती है, जो यहां पर मेरी प्यारी सी ऑप्शन बी है। 55 मीटर आ गई सबको, 4 सेकंड तक 55 मीटर है ना, दोबारा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मेरी ट्राइंगल की एरिया कितनी होगी भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मेरी 1 है, हाइट मेरी 20 है, तो 2 और 20 कट गया 10 बन गया, तो 10 मीटर मेरी वैल्यू आ गई, 10 इंटू 1 10 मीटर, ठीक है ओके। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मेरी 20 है, ब्रेथ मेरी 1 है, तो 20 मीटर्स हो गया। फिर बनती है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो है हाफ इंटू h1 प्लस h2 इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इज 20 और वो है 10, और इंटू बेस, बेस इज जस्ट 1, सो 20 प्लस 10 30 हो गया, 30/2 15 मीटर हो गया, ठीक है। आखिरी रेक्टेंगल आपका लेंथ इंटू ब्रेथ है, 10 इंटू 1 है बेसिकली, तो 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर प्लस 20 मीटर 30, 30 और 10 40, 40 और 15 55 मीटर आपका सही जवाब, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया, तो इससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी एरिया अंडर दी कर्व निकालने की। अब अगेन हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल डीसी पांडे जी का, चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सब लोग ध्यान से देखो कैसे करना है, मैं भी समझता हूँ आप भी समझिए, ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पर। With the help of the given velocity time graph, find the displacement in the first 3 seconds. पहले 3 सेकंड, तो पहले 3 सेकंड यहाँ पर है, पहले 3 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, ठीक है। तो पहले 3 सेकंड के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एंड एक्सेलरेशन, तो पहले ही पार्ट के लिए आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव स्लोप है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, चलो लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो ये ट्राइंगल है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, बेस आपका हो गया 3 सेकेंड, हाइट कितनी है बेटा 30 है, हाइट आपकी 30 है, सो 2 1 जा 2, 15 जा 15 3 जा 45 मीटर्स, ठीक है। 45 मीटर आपकी जवाब होगी, 45 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर्स, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है यहां पर, एक्सेलरेशन इज द स्लोप विच गिव्स यू एक्सेलरेशन, विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
अगर मैं इसे x2 मानता हूं, इसे x1, इसे y1 और इसे y2, तो क्या मिलेगा वैल्यू? ठीक है, तो y2 मेरी 30 है, y1 मेरी 0 है, x2 मेरी 3 है, x1 मेरी 0 है, तो 30/3 मुझे मिल रहा है, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने गाइस। ग्राफ ऐसे आ रहे हैं तो y1 ये होगी और ये y2 होगी और ये मेरा x1 होगा, ये x2 होगा। ठीक है, अब बराबर, अब सॉल्व करते हैं। हाँ, तो y2 कितनी है? y2 मेरी 0 है, y1 मेरी 30 है, x2 मेरी है 4, x2 मेरी है 3 सॉरी, और x1 मेरी है 0। तो -30/3 मेरी वैल्यू आती है -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए था ना, वही इसलिए मैंने पहले ही देख लिया था, तो भाई नेगेटिव नहीं आ रही तो मैंने समझ गया मैंने कुछ गलत लिख दिया कोऑर्डिनेट, है ना। तो मेरी आगे वैल्यू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट गाइस, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एटी ग्राफ की तरफ। तो वीटी ग्राफ के भी हमने बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व कर लिए, इसके आगे अभी हम बढ़ेंगे हमारे एटी ग्राफ की तरफ। एटी ग्राफ के कॉन्सेप्ट के समझने के बाद जो एक कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे कि भाई कैसे करना होता है। सो होल्ड ऑन फॉर इट गाइस, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक से आप सारे सवाल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यार बहुत सिंपल है एटी ग्राफ, और एटी ग्राफ देखो वीटी और डीटी ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। चलो देख लेते हैं, हो सका भाई क्लास के अंदर कुछ सवाल आ जाए, लेकिन समझ लो कि यार नीट वगैरह में सब ऐसे सवाल नहीं आते, है ना। तो एक्सेलरेशन है आपका वाई एक्सिस पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम आपका एज यूजुअल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है। अगर मान लीजिए एटी ग्राफ है और एटी ग्राफ का मैंने स्लोप बना दिया ऐसे, है ना। अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि सर एटी ग्राफ का स्लोप को क्या देता है ना। तो ये रहा मेरा स्लोप। अगर मैंने इसको मान लिया पॉइंट नंबर 1 और इसको मैंने मान लिया पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच मुझे स्लोप निकालनी है, तो ये हो गया y1 y2, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। और सेम फॉर्मूला लगाएंगे सर, ये थीटा निकालना है आपको, है ना, थीटा निकालनी है। तो थीटा क्या होती है? tan थीटा भाई, tan थीटा अगेन आप क्या करोगे सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही करोगे ना गंदगी, ये गंदगी करोगे और क्या गंदगी कर सकते हो। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 हो गया। यार ये y2 माइनस y1 क्या है आपका y एक्सिस, और ये क्या है आपका x एक्सिस। y क्या है भाई, y यहाँ पर है एक्सेलरेशन, और आपका ये क्या है x एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। अरे यार ये एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन अपॉन टाइम होती है जर्क। क्या होती है? जर्क बोलते हैं उसको, जर्क। जैसे गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मारा तो अचानक से एक्सेलरेशन ठक से रुक गई पर सेकंड, जर्क हो गया। ठीक है, और या तो मान लो क्रिकेट खेल रहे हो आप, बॉल टपक कर आई और दे उठाकर आपने मारा बैट से, तो बॉल के पर्सपेक्टिव में अचानक से उसकी एक्सेलरेशन बदल गई, जर्क बोलते हैं। बैडमिंटन का आपका शटल आया आपके साथ, मतलब बैट में शटल बोलना, कॉक आया आपके सामने, है ना, और आपने रैकेट उठाकर ठप करके मारा, तो उस कॉक की क्या बदल गई भाई, उसका एक्सेलरेशन ठक से बदल गई, जर्क बोलते हैं उसको, है ना। तो ये होगी आपकी जर्क। जर्क इज एक्सेलरेशन अपॉन टाइम स्लोप। बस इतना याद रखना, इसके ऊपर कोई चीज नहीं आती। फिर भी अगर आपका दिल पूछ रहा है आपसे, सर 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 एक्सेलरेशन का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? ओ अच्छा, एक्सेलरेशन का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? निकालते हैं यार, निकालते हैं ना, क्या जाता है हमारा, क्या जाता है। चलो मान लो कि भाई ये पूरा हमारा एरिया, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया में निकालना है, एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही बनती है ना। हाफ बेस क्या है मेरा, बेस एज यूजुअल टाइम है, और हाइट क्या है मेरी, हाइट मेरी है चेंज ऑफ क्या, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। जो मेरी हाइट क्या है भाई, मेरी एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की पूरी एक्सेलरेशन है ना। सो टाइम और ये एक्सेलरेशन। यार एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होती है? जैसे मुझे पता था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, v माइनस यू अपॉन टी। तो t को अगर मैं ऊपर ले आऊंगा तो a इंटू टी क्या बन जाएगी, v माइनस यू। सो a इंटू टी क्या है, v माइनस यू। सो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा मुझे, ये मेरा स्लोप है, ये मेरा स्लोप है, और वैसे ही मेरा जो एरिया अंडर द कर्व है मुझे क्या दे रहा है बच्चों, ये तो प्रूफ हो गया अभी आपके सामने। और पूरे यूट्यूब पर कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है। सिंपल सी बात है, आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। इसको नोट डाउन करेंगे सब, क्या मिलती है आपको, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया जाए स्कूल में और बोले कि चेंज इन वेलोसिटी निकाले, तो आपको पता है कि आपको वहां पर एरिया अंडर द कर्व निकालना है,
आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो, सबने कर लिया नोट डाउन? कर लिया सबने? तो इसके बाद जो हम बात बताने वाले हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे बच्चे भी यहाँ पर बहुत कॉन्सेंट्रेटिंगली देखेंगे और ये होना बहुत ये समझना बहुत जरूरी है जो अभी हम समझने वाले हैं, है ना? तो प्लीज ध्यान लगाकर समझेंगे, ध्यान लगाकर यहाँ पर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो भी हम सीखेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, चलो सबका ध्यान यहाँ पर बेटा, सबका ध्यान यहाँ पर। हाँ जी, अब जो हम सीखने वाले हैं वो है आज का कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था, साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को सब जगह अभी इस पूरे चैप्टर में एक्स बोला जा रहा है तो हम भी एक्स बोल देंगे। दिस साइन ऑफ एक्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने ग्राफ है, दो ग्राफ बना रहा हूं, इसी दो ग्राफ के ऊपर पूरी कहानी बनेगी। इसके पहले बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। थीटा लेस देन 90 डिग्री क्या होती है? v पॉजिटिव। v पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट या पॉजिटिव। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो मैंने बताया हुआ आपको वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही मान लो अगर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है और आपका ग्राफ मतलब कर्व जैसे ही बन रहा है, कर्व कैसे बन रहा है, मतलब कर्व कैसे बन सकता है ना, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, स्ट्रेट बन सकता है, कैसे बन सकता है? तो स्ट्रेट तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आपको बताना है कि यार ग्राफ अगर कर्व्ड होता है ना तो तब कैसे जल्दी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ध्यान से देखना, अगर आपकी ग्राफ ऐसे बनती है यानी कि कॉनकेव अपवर्ड बनता है ना, अपवर्ड कॉनकेव बनती है, क्या बनती है यहाँ पर? अपवर्ड कॉनकेव अगर आपकी ग्राफ बनती है, कॉनकेव शेप तो जानते हो आप, मिरर्स में देखा आपने। अगर कॉनकेव अपवर्ड बनती है तो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना? एक्सेलरेशन पॉजिटिव भाई मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और वैसे अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोबारा मैं एस लिख रहा हूं, मैं एक्स कर देता हूं क्योंकि मेरे को बचपन से मतलब 9th से आदत है ना कि डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं ना। अगर मान लीजिए आपका डाउनवर्ड कॉनकेव है, क्या है आपका? डाउनवर्ड कॉनकेव है। अगर ग्राफ में ऐसा शेप दिख रहा है उसका मतलब होता है कि आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है। सब लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं यहां पर निकल जाता हूं बोर्ड के सामने से, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझो ध्यान से, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं समझो इसको ध्यान से। अब आखिरी चीज, अगर v और a का साइन सेम है, साइन सेम है, अगर v और a का साइन सेम है तो आपकी स्पीड जो है वो, अगर v और a का साइन सेम है तो आपकी जो स्पीड होने वाली है वो इंक्रीज होने वाली है। क्या होने वाली बेटा? आपकी स्पीड इंक्रीज होने वाली। और वैसे ही अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट है, अगर मान लो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर ऑपोजिट साइन से इनकी, तब आपका स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा। ऑफ कोर्स की बात है ना, दिमाग लगा के सोचो आप, है ना? मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और उसी डायरेक्शन अगर मैं एक्सेलरेट करूंगा तो मेरी स्पीड इंक्रीज हुई ना, कम थोड़ी हुई। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में, स्पीड इंक्रीज। अगर मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैं एक्सेलरेट पीछे की तरफ करूंगा, यानी कि अगर मैं ब्रेक मार रहा हूं तो मेरी गाड़ी रुकेगी, स्पीड डिक्रीज होगी। तो ऑपोजिट साइन टू स्पीड डिक्रीज, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है? दोनों एक ही डायरेक्शन में तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो स्पीड इंक्रीज होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आप डिक्रीज कर रहे हो ना, ब्रेक मार रहे हो। तो ब्रेक मारना और एक्सेलरेट करना गाड़ी के 10 सेंस में याद रखो, बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब सर इसको कैसे याद रखें हम कि भाई कर्व उल्टा तो ये कर्व, ये तो ये, कैसे याद रखेंगे? बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन में मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर कहीं और नहीं है। अगर ये कर्व है तो मैंने क्या बोला? पॉजिटिव एक्सेलरेशन ना भाई। इस कर्व के ऊपर दो आंखें बना दो, स्माइल कर रहे हो? स्माइल तब करते हो जब पॉजिटिव होते हो, है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्माइल व्हेन यू आर पॉजिटिव। और अगर ये कर्व है तो ऊपर दो आंखें बना दो, व्हेन यू आर सैड यू फील नेगेटिव।
व्हेन यू आर सैड यू फील नेगेटिव, व्हेन यू आर हैप्पी यू फील पॉजिटिव, ऐसे याद रखना बस। और किसे नहीं पता एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वेलोसिटी बढ़ी, किसे नहीं पता, है ना? तो स्माइल और ये ट्रिक टू रिमेंबर, क्या है ये? ट्रिक टू रिमेंबर। जो भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है टक से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम दे दनादन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के सवाल। और ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने गलती कर दी तो भाई बवाल मच जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। इन सारे सवालों को सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है? चलो आ जाओ, सबने नोट डाउन कर लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं, सवाल पर आते हैं। हाँ जी भाई साहब, प्रैक्टिस सवाल दे रहे हैं यहाँ पर। ओहो क्या सवाल है, तत्व से उठाया सवाल है, तत्व का सवाल है ये, ठीक है? क्या दिया है, चलो देखते हैं। The acceleration of a moving body can be found from, acceleration कैसे निकलता है? Slope of the velocity time graph से ना, तो ऑप्शन है। Slope of distance time graph नहीं, area under the distance time graph नहीं, area under gravity time graph नहीं, slope of velocity time graph, सही? ठीक है। The following graph can be interpreted as, भाई xt ग्राफ है, xt ग्राफ में हमने ऐसा ग्राफ तो सीखा था, ऐसे ग्राफ क्या हो गया? पहली बात, ऐसा ग्राफ इम्पॉसिबल होता है जहां पर टाइम जो है क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो। वक्त कांस्टेंट हो ही नहीं सकता ना, वक्त कांस्टेंट हो और डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इम्पॉसिबल ग्राफ होती है। लेकिन मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे टाइम को कांस्टेंट रखते हुए डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि भाई वो इतने तेज दौड़ रहा है, वो इतने तेज चल रही है कि वक्त के खत्म, वक्त आगे बढ़ने से पहले वो कहीं और पहुंच जा रहा है। तो यानी कि बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट हो गया यहां पर, वो इतने तेज चल रहा है, इतने तेज कि भाई द स्पीड इज इनफाइनाइट, ऐसे समझ सकते हो आप, है ना? तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो तभी चूज करेंगे, वरना चूज नहीं करेंगे। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, ऑफ कोर्स नहीं। पार्टिकल इज मूविंग बट द टाइम इज कांस्टेंट, सो इनफाइनाइट स्पीड, हाँ ये कॉन्सेप्ट। बोथ पार्टिकल एंड टाइम आर कांस्टेंट, पॉसिबल ही नहीं है। पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, सही है, समझ में आ गया, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट था, जब ये सवाल आता है स्कूल में तो समझ नहीं आते बच्चे क्या करेंगे। आखिरी सवाल, The slope of velocity time graph for motion with uniform velocity is equal to, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ तो अभी जल्दी से आप क्या करोगे, ग्राफ बना दोगे और बोलोगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ऐसे बना दोगे ना, थप्पड़ खाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वीटी ग्राफ में कैसे दिखती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वीटी ग्राफ में ऐसे ही दिखती है ब्रो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऊपर दिखती है लीनियर ग्राफ। सॉरी, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? स्लोप, स्लोप यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर तो आप देखोगे स्लोप तो सर जीरो है, पैरेलल है ना आपके एक्स एक्सिस, तो स्लोप जीरो है यहां पर, ऑप्शन ए सही जवाब, सही, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और बेहतरीन सवाल दी थी, क्या क्या है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। यस, पैरेलल नहीं है, पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस भी नहीं है, इंक्लाइंड होना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, तो वीटी ग्राफ का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे ही होती है, सही है, ठीक है, ओके। नाउ इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट शुड बी एट रेस्ट, है ना? तो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following graph represents uniform motion? में से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है आपको? ये तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट हो गया, यहाँ पर आप देखोगे कर्व बन गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, यहाँ पर भी ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वी आर वेरी वेल अवेयर कि भाई ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बननी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन की ना। चलो, तो ये सारे सवालों से हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, ग्राफ आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की अभी हम कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ फिर। तो 2.16 हमारा क्वेश्चन नंबर है, हमारे प्यारे से एनसीईआरटी से, बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल। इस पे सबका ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक सवाल काफ़ी आपको समझाने के लिए कि भाई आपका साइंस क्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको सिखाया था अभी कुछ देर पहले, पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, है ना? क्या साइंस कैसे निकालते हैं, अभी जो हमने सीखा है थोड़ा याद करेंगे, जल्दी से सोचना है, ठीक है? वेलोसिटी अगर एंगल मैं दोबारा बताता हूँ, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और क्या बताया मैंने, अगर स्माइल कर रही है आपकी कर्व तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, अगर आपकी कर्व उदास है तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, है ना? तो स्माइल कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, उदास है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है? इसको याद कर लिया आपने, बहुत ही प्यारा। चलो आप देखते हैं सवाल क्या है। फिगर 2.13 एक्सटी प्लॉट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है।
एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट मैटर क्या टाइप ऑफ मोशन है, फर्क नहीं पड़ता मैं इस पॉइंट पे। गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल at t is equal to 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड्स माइनस 1.2 सेकंड्स, है कि नहीं? चलो देखते हैं। तो पहले देखेंगे t is equal to 0.3 सेकंड्स। तो भाई x एक्सिस है ये हमारा, जहां पर टाइम है, तो टाइम x एक्सिस पे तो 0.3 सेकंड्स कहां पर आएगा? ये 0 है, ये 1 है, तो 0.3 मान लीजिए पॉइंट यहां पर समवेयर आएगा ना, यहां पर तो आपका 0.5 आएगा, तो ये 0.3 होगी, है ना। तो इस 0.3 वाले सेकंड्स में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले पोजीशन का आपको साइन बताना है। भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन तो ऑटोमेटिकली आपको दे रहा है ये ग्राफ। तो आप देखोगे ये कहां पर है, ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में ना, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जो भी आप वैल्यू यहां से निकालोगे पोजीशन की, वो नेगेटिव आएगी। तो यानी कि आपका इस मामले में जो आपका पोजीशन है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अब आप देखोगे वेलोसिटी, ये जो पॉइंट हमारा, इस पॉइंट का अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो आप देखोगे मेरा टेंजेंट जो है ऐसे बनता है, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना। इस पॉइंट से मैं ऐसे टेंजेंट ही बना सकता हूं, ये टेंजेंट नहीं, वो तो काट रहा है आपके कर्व को, हमें टच करवानी है ना, टच करवाना है तो ऐसे टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट बना, आप देखोगे कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो नेगेटिव वैल्यू, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गई। और आप देखोगे इस पॉइंट पे आपका जो कर्व है वो स्माइल कर रहा है ना, इस पॉइंट पे आपका जो कर्व है वो स्माइल कर रहा है, तो स्माइल कर रहा है तो भाई ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस हो रही है, समझ रहे हो बात को कैसे करना होता है। चलो अब 1.2 सेकंड्स वाला आप खुद से करने की कोशिश करेंगे सब लोग, ठीक है, खुद से करने की कोशिश करेंगे, मैं भी समझाता हूं, वीडियो को पॉज करो, करना शुरू करो, व्यूज सब बाढ़ में जाए, आप सॉल्व करो बस, ठीक है। तो यहां पर कौन सा है अभी नेक्स्ट 1.2 सेकंड्स वाला है, तो अभी मैं जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ, 1.2 सेकंड्स पे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं 1.2 सेकंड्स की बात करूंगा तो 1.2 सेकंड्स यहाँ पर ये आपका 1.5 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपकी 1.2 के आसपास होगी, है ना, 1.2 सेकंड्स, ठीक है। अब ये ऑफकोर्स ही बात है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पर जो आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालोगे, पोजीशन की वैल्यू निकालोगे, वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यार, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो मेरी टेंजेंट ऐसे दिखेगी, और मेरी थीटा आप देखोगे, स्लोप जो है, मुझे स्लोप क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप होती है ना, इससे मैं स्लोप निकाल रहा हूं। समझ रहे हो ना बात को, कि सर वेलोसिटी के लिए आप स्लोप क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है आपको वेलोसिटी। तो थीटा यहां पर क्या, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये पॉइंट जिस कर्व का भाग है वो कर्व उदास है, वो स्माइल नहीं कर रहा है, उदास है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट पर आते हैं, और तीसरा पॉइंट कहां पर है, तीसरा पॉइंट -1.2 सेकंड्स पर है, तो ये आपका -1.5 होगा, तो यहां पर आपका पॉइंट होगा -1.2 सेकंड्स का, है ना, ठीक है। अगर अब मैं यहां पर देखूंगा तो अगेन मेरी बात वहीं पर आकर अटकेगी, एक्स वी और ए में। आप देखोगे एक्स की भाई नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो जो वैल्यू यहां पर आपको एक्स की आएगी वो नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी यहां पर अगर मैं देखूंगा तो यहां से टेंजेंट बनती है, तो आप देखोगे ओए होए होए, टेंजेंट तो यहां पर आपकी बराबर से बन रही है थीटा, और थीटा यहां पर लेस देन 90 डिग्री है, तो v तो डेफिनेटली पॉजिटिव बन रही है, v इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन देखोगे तो भाई एक्सेलरेशन, ये पॉइंट जो कर्व का भाग है वो कर्व तो स्माइल कर रहा है, तो है ना, स्माइल कर रही है बड़े से, तो a आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, परफेक्ट हो गया, ठीक है गाइस, क्रिस्टल क्लियर। देखो ये एक सवाल काफी था एनसीईआरटी का, जो आपको परेशानी में डाल सकता है एग्जामिनेशन में, पूरे मार्क्स कट सकते हैं आपके इसमें ना, है कि नहीं, आराम से, समझ ही नहीं आता कैसे करना है, अब सबसे इजी तरीके से आपको समझा दिया मैंने, अब इसके ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर 2.16 फोड़ दिया हमने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपके सामने ये रहा, ओए होए होए, प्यारा सा सवाल एनसीईआरटी का 2.17, ये भी अच्छा सवाल है ये, लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है ये। फिगर 2.14 gives the xt graph, अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपके सामने, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में टाइम इंटरवल 1, 2 और 3 दे दिया आपको, ठीक है। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का आपको स्लोप देता है, स्पीड या वेलोसिटी, तो आपको कौन से टाइम इंटरवल में स्लोप सबसे ज्यादा है, अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप स्लोप देखोगे तो इस टाइम इंटरवल में ये थीटा बन रही है, इस टाइम इंटरवल में तो भाई साहब थीटा बहुत ही पिद्दी बन रही है, इस टाइम इंटरवल में जब मैं देखता हूं, ओए होए होए होए, इस टाइम इंटरवल में जब मैं देखता हूं तो मेरी थीटा तो बहुत बड़ी बन रही है ब्रो। हाँ चलो ठीक है, थीटा नेगेटिव है, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा नेगेटिव है, लेकिन बन तो बहुत बड़ी रही है ना, तो स्लोप मैक्सिमम तो यहीं पर है, ठीक है, मैक्सिमम स्लोप तो यहीं पर है। तो माय इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, माय एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन द थर्ड इंटरवल,
माई एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन द थर्ड इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इज द लीस्ट। लीस्ट कहां पर है? सबसे छोटा थीटा यहाँ पे सेकंड इंटरवल में है ना। लीस्ट यहाँ पर कहां पर है भाई? लीस्ट यहाँ पर सेकंड पर है, सेकंड वाले पे। ठीक है, अग्री। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तीनों चीजों के लिए, तीनों इंटरवल्स पे एवरेज वेलोसिटी का साइन दीजिए। बहुत इजी है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे, आपका जो स्लोप बना हुआ है दोनों एक्यूट एंगल पे है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये नेगेटिव है। परफेक्ट, लड्डू, एकदम लड्डू हो गया, मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2.18 पे। ठीक है, 2.18 पर आ चुके हैं। ये भी बहुत इजी। अब तो आपको ये ऐसे सारे सवाल इतने इजी लगेंगे, पहली बार जब आपने शायद एक्सरसाइज में देखा होगा आप भी पागल हो गए, ये क्या सवाल है यार, है ना। चलो देखते हैं। देखो 2.18 सवाल है ये। फिगर 2.15 गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन, 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देख सकते हो 1 2 3 आपको दिया हुआ है। इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां पे होगी? जहां पर सबसे ज्यादा स्लोप होगा वहां पर होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। तो इस पॉइंट के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो थीटा है वो बस इतना है। इस पॉइंट के लिए अगर मैं देखूंगा तो मेरा थीटा बहुत बड़ा है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर तो थीटा ऑलमोस्ट पिद्दी सा है थीटा, है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि भाई आपका थीटा जो है आप देख सकते हो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। नेगेटिव एक्सेलरेशन तो फॉर श्योर है, फॉर श्योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो हाँ, वेलोसिटी में भी थीटा मैक्स ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो भाई आपका नेगेटिव होता है। वैसे एक्सेलरेशन में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो आपका नेगेटिव ही होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव स्लोप होती है। नेगेटिव स्लोप वेलोसिटी की हो, एक्सेलरेशन की हो, डिस्प्लेसमेंट की हो, फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेटर देन 30 डिग्री कर्व मींस द नेगेटिव स्लोप, लेस देन 90 डिग्री कर्व मींस पॉजिटिव स्लोप। अब वो पॉजिटिव स्लोप कुछ भी हो सकती है, स्लोप, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन सेकंड इंटरवल पे आपका सबसे ज्यादा स्लोप है। सेकंड इंटरवल पे सबसे ज्यादा स्लोप है, नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम वहीं पर है। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। भाई ये स्पीड टाइम ग्राफ है, एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा डी वाले में है ना। थर्ड इंटरवल में आपका मैक्सिमम एवरेज स्पीड है, थर्ड में। चलो आगे बताओ। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एट द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइंस ऑफ v एंड a इन द 3 इंटरवल। तीनों इंटरवल्स में v और a का साइन बताइए। ठीक है, यहां पर आप v और a का, ठीक है, v और a का किसका? गिव द साइंस ऑफ v एंड a इन द 3 इंटरवल्स। भाई स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी तो, और वेलोसिटी आप देखोगे पॉजिटिव x और पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो 1 2 और 3 तीनों में आपका वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है भाई? क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरवल में भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी सेकंड इंटरवल में पॉजिटिव है, वेलोसिटी थर्ड इंटरवल में भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव प्लेन में रहो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो भाई सब जगह पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे ना ब्रो। ठीक है, चलो अब बारी आती है हमारी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो भाई ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का पॉजिटिव स्लोप मुझे पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा, स्पीड टाइम ग्राफ का नेगेटिव स्लोप मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा। तो ये वाला पार्ट तो आप जानते ही हो, सेकंड इंटरवल में नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। ए और डी वाले पार्ट, ए वाले और तीसरे इंटरवल में पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, परफेक्ट, एकदम क्लियर। अब आखिरी सवाल क्या है भाई? व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, आप देखोगे स्लोप यहाँ पर 0 है, बी पे स्लोप 0 है, सी पे स्लोप 0 है, डी पे भी स्लोप 0 है। आप देख सकते हो सब जगह ए बी सी और डी पे स्लोप ही नहीं है, ना ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, भाई वो कांस्टेंट जगह पर है, तो स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 होगा। ठीक है बेटा, परफेक्ट, समझ में आ गया। चलो बल्ले बल्ले, अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट सवाल। क्या है ये? सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब इसमें जो है सवाल जो है ना, आप देखोगे ऊपर होमवर्क लिखा हुआ है, हाँ, इनमें से 2 चीज का एग्जांपल मैं दूंगा, तीसरे वाले का एग्जांपल आपको देना है होमवर्क। ठीक है, जवाब आना चाहिए मेरे कमेंट सेक्शन में, होमवर्क का जवाब चाहिए तीसरे वाले पार्ट का। तीसरे वाले पार्ट का कैसा हो सकता है? सॉरी, पहले वाले पार्ट का। सेकंड और थर्ड तो मैं दे दूंगा, हाँ, सेकंड और थर्ड मैं दे दूंगा, पहले वाला का एग्जांपल आपको देना है। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब सुटेबल सिचुएशन कौन सी होगी यहाँ पर। ठीक है, कौन से चीज का, कौन से दिनचर्या में होने वाली चीज का ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर आप देखोगे, एक्सेलरेशन टाइम वर्सेस ग्राफ है, अचानक से ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन टक से बढ़ गई और टक से बदल गई और वक्त के साथ कम भी हो गई। तो ये फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बॉल आई, मैंने जोर से बैट से मारा, तो अचानक से इस बॉल की एक्सेलरेशन टक से ऊपर बढ़ गई और कम भी हो गई, है ना। तो ऐसा बन सकता है। ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखोगे वक्त के साथ कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है।
तो अगर मैं एक बॉल उठा लूँ, बॉल को बाउंस करूँ, तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होके खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ये कौन सी ग्राफ है ये आपको मुझे बताना है, गिव इट अ थॉट, सोच कर बताना कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, ये होमवर्क है आज आपका जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ बेटा ग्राफ से रिलेटेड हर एक सवाल जो आपके टेक्स्ट बुक में वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इट इज डन, सॉर्टेड, डन। ठीक है, अब ये सवाल है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको, मेकिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके नीट में आता है बार बार, तो उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपका ग्राफ पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या ग्राफ दिया हो देखोगे, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज गिवन, इट्स अ पैराबोला। आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, पैराबोला है। ठीक है, और इट्स करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है आपको। बहुत सिंपल है यहाँ पे। कैसे करोगे सर? या देखो एक बात तो है जो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप समझ सकते हो कि भाई मेरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या कहते हैं, यहां तक जो मेरा पार्ट है वहां पर आप देखोगे मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसके बाद मेरी वेलोसिटी नेगेटिव होती जा रही है ना, बेसिकली यही सीन है मेरा। ठीक है, तो अगर मैं, और यहां पर अगर आप देखोगे मेरा ऑलमोस्ट मेरा स्लोप जो है वो जीरो है, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मेरा स्लोप जीरो है। तो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, जीरो हो रही है, फिर जाकर वो नेगेटिव हो जा रही है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर यहाँ पर क्या जवाब आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं देख, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये कर्व है, बेसिकली मीनिंग कि भाई आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब ये वाला जब कर्व बन जाता है ना, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरा जो स्लोप है वो थीटा है, यहाँ पर जो मेरा स्लोप है वो और छोटा हो जाता है, और यहाँ पर मेरा जो स्लोप है वो और छोटा हो जाता है ना। तो बेसिकली मेरी वेलोसिटी कम होते हुए आ रही है, जीरो पे आती है, और फिर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती है ना। तो अगर मैं देखूंगा तो और अगेन यहाँ पर मेरी वेलोसिटी जो है वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि थीटा मेरी लेस देन 90 है, तो वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी, वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर बी वाले में देखूंगा कि मेरी वैल्यू नेगेटिव हो गई वेलोसिटी की, शुरुआत नेगेटिव से हो रही है, गलत जवाब। ये क्या भाई वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है दोनों जगह पर, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, ऑलमोस्ट नॉन यूनिफॉर्म। तो ये ग्राफ तो नहीं बन सकता है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी देखो डी में भी शुरुआत नेगेटिव वैल्यू से हो रही है वेलोसिटी की, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए बच जाता है, जहां पर आप देखोगे कि भाई मेरी v की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन धीरे धीरे वो नेगेटिव स्लोप बढ़ रही है, तो आपकी v की वैल्यू कम हो रही है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है, उसके बाद b नेगेटिव होकर बढ़ती जाती है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए सही। ठीक है, तो ऐसे जब ग्राफ भी बनाने आएगा तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, तो स्लोप और उसके बेसिस में आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप आराम से कर लोगे मेरे साथ। चलो ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, कर लोगे आराम से। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इतने वक्त तक, ओए 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 एक सेकंड, हाँ, इस वक्त तक आपकी एक्सेलरेशन आप देखोगे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पर। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऐसे बनना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनना चाहिए ना वीटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पर है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेन में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके, तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू भाई? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी बढ़ रही है, आप देखोगे ए वाला है, फर्स्ट है और थर्ड है, सेकंड और फोर्थ में आप देखोगे आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है, नेगेटिव स्लोप है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है, तो सेकंड और फोर्थ तो गायब हो गया, फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि भाई एक्सेलरेशन कुछ वक्त के लिए जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन कुछ वक्त के लिए जीरो हो जाती है, तो आप देखोगे इन दोनों में एक्सेलरेशन कुछ वक्त के लिए जीरो हो गई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यानी कि स्लोप जीरो हो गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई है। परफेक्ट, तो दोनों अभी भी सही चल रहे हैं। उसके बाद अचानक से एक्सेलरेशन दोबारा बढ़ जाती है और पॉजिटिव जोन में रहती है, दोबारा बढ़ जाती है, यानी कि आपका दोबारा से ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करता है। तो यहां पर देखोगे कि भाई वेलोसिटी तो यहां पर डिक्रीज होने लग गई, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि आपकी यहां पर एक्सेलरेशन दोबारा हो रही है, दोबारा आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है उस पॉइंट से, जहां तक आपका ऑब्जेक्ट ले गया था पहले, वहां से फिर दोबारा उसको एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर आपका वेलोसिटी कम कैसे हो गया? वेलोसिटी और बढ़नी चाहिए, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही जवाब बनता है। सेकंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज नॉट।
अगर मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती, इसके बाद अगर आपका नीचे बनता वाई एक्सिस में ग्राफ, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में बनता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब बनता अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव, तब जाकर ये बात सही होती, लेकिन यहां पर ये बात सही होगी, थर्ड वाला सही है। ठीक है, बढ़िया। अब एक और सवाल, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज गिवन बिलो, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज। तो अगर आप देखोगे यहां पर एक्सेलरेशन वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन यहां पर वेरिएबल है ना, एक्सेलरेशन वक्त के साथ बदल रही है, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, पॉजिटिवली बढ़ रही है, तो आपका वीटी ग्राफ भी पॉजिटिवली बढ़ना चाहिए, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ चेंजिंग एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ चेंजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ मैंने दिखाया, पढ़ाया आपको, सिखाया मैंने आपको कुछ देर पहले, अगर आपको याद हो मैं दिखा देता हूं यहां पर, ताकि आपको अचानक से याद आ जाए, हाँ सर आपने पढ़ाया तो था। ये देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ पॉजिटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन, ग्राफ ऐसे बनती है ना, तो इसी को अभी हम दिमाग लगा के सीखेंगे, दिमाग लगा के करेंगे भाई साहब। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ऐसे बन गया पहले पार्ट के लिए। ओके, उसके बाद आप देखोगे ठक से एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठक से एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वीटी ग्राफ है, ठक से एक्सेलरेशन आपका जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन जीरो मतलब स्लोप आपकी जीरो होगी वीटी ग्राफ में। तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका बी पार्ट। ठीक है, सही। ओके, आखिरी सवाल आज का, ये जो मैंने आपको करवाया था, याद है, शुरुआत में करवा दिया था मैंने। Which of the following velocity time graph shows a realistic situation of a body in motion? इनमें से कौन सा VT ग्राफ सही लगता है आपको, सही लगता है, सही होता है, रियलिस्टिक है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा ग्राफ रियलिस्टिक है, ऐसे नहीं कि रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक है बोलते बताना है आपको। Which of the following velocity time graph shows a realistic situation? तो पहली बात, ये वाला मैंने आपको बताया था, टाइम जब मान लो ये होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीन वैल्यू होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक ही क्षण में वेलोसिटी के तीन वैल्यूज नहीं हो सकते। और यहाँ पर ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है, हर जगह पर आप देखोगे टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है, ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ये देखोगे तो इसमें भी सेम सिचुएशन, यहाँ टाइम में पहली वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था राउंड वाला है, तो यहाँ पर एक वैल्यू, वेलोसिटी की दो वैल्यू एक ही टाइम पे, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका एक ही पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। सही है गाइस, ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। तो होपिंग कि गाइस आप लोगों को मजा आया हो। लेट मी टेल यू, मुझे बहुत मजा आया इस सेशन को प्रिपेयर करते वक्त, इतने सारे सवाल डालते वक्त, इतने सारे सवालों को सॉल्व करते हुए। मुझे पता है कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन भाई साहब दमदार गया है। अब आप ऐसा समझ लो कि इस सेशन के बाद ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आपको डीटी वीटी ग्राफ से आ सकता है, एटी ग्राफ से आ सकता है, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आएगा, ऐसा एक भी सवाल की वैरायटी नहीं है जो आपको दिखेगी आप डर जाओगे देखकर, ऐसा एक भी सवाल की वैरायटी नहीं है। मैंने हर एक टाइप की वैरायटी करवा ली है। अगर मैं शुरुआत से आपको बताऊं यहां पर देखते हुए, है ना, सो यू विल ऑल रियलाइज दिस वेरी अमेजिंगली। शुरुआत में हमने पढ़ लिया बहुत ही प्यार से कि भाई डीटी ग्राफ क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ डीटी ग्राफ क्या, मैं डिफरेंट डीटी ग्राफ बनाकर दिखाया आपको, सबका स्लोप बताया आपको, क्लियर समझाया कि स्लोप क्या होता है, डीटी ग्राफ का वेलोसिटी होती है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या क्या पॉसिबल नहीं है, ये वीटी ग्राफ है, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैंने बताया था क्या क्या पॉसिबल नहीं होता है। फिर मैंने आपको एनसीईआरटी के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सवाल करवाए, बहुत बढ़िया था। फिर वीटी ग्राफ सिखाया मैंने आपको, वीटी ग्राफ में स्लोप सिखाया, स्लोप कैसे निकालते हैं, थीटा लेस देन 90 होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो क्या होता है सिखाया मैंने आपको, है ना। उसमें एग्जांपल्स करवाए, फिर मैंने आपको वीटी ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स बताए, टाइप्स के साथ साथ मैंने आपको दोबारा सवाल कराए, एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, एरिया अंडर द कर्व का एग्जांपल्स करवाया मैंने आपको, है ना। तो ये सारे हो गए। टाइप्स ऑफ वीटी ग्राफ भी मैंने आपको सिखा दिया अच्छे तरीके से, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप क्या होता है। फिर मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर हम आए हमारे प्यारे से 80 वाले में, अरे कहां गया, आजा, हाँ ठीक है। फिर हम गए हमारे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, जहां पर मैंने आपको साइंस का कॉन्सेप्ट भी समझाया कि कब नेगेटिव होती है, कब पॉजिटिव होती है एक्सेलरेशन, सब कुछ मैंने बताया। स्माइल करोगे तो पॉजिटिव, उदास हो जाएगा तो नेगेटिव, मैंने बताया मैंने आपको। फिर सारे प्रैक्टिस के सवाल मैंने आपको करवा दिए, एनसीईआरटी के, नीट के, पीवाईक्यू के, डीसी पांडे जी के, और कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। सो दिस वाज अ ब्लास्ट पीपल, आई एंजॉयड इट। Thank you so much for watching this video till the end. Thank you so much for sharing this video. Thank you so much for liking our channel and subscribing to the channel. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट्स में होमवर्क का जवाब और अपना प्यार जरूर छोड़कर जाइएगा। बस वही है जो मुझे मोटिवेट करता है। आपको मोटिवेटेड रहना है बच्चों, हम फोड़ कर दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो प्रॉब्ली कल होगी। टाटा बाय बाय, पीस। और हाँ, लेट मी टेल यू, डीटी वीटी ग्राफ का तो हमारा हो गया है, मतलब इसका मतलब ये कि काइनेमेटिक्स 1D आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वन डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक्स खत्म हो चुका है एंड इट इज टाइम टू गो टू 2D। बट बिफोर वी गो टू 2D,
भाई एक सेशन टॉप 10 नीट पीवाईक्यूज का तो बनता है ना, जैसे हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का किया था, वैसे टॉप 10 नीट पीवाईक्यूज फॉर काइनेमेटिक्स 1D बनता है कि नहीं? जिन जिनको ये टॉपिक चाहिए टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो बाय बाय पीपल, पीस।